सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू ऑल पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने हमारा आज का सेशन ज्वाइन किया है। लेट मी introduce myself first. My name is Ikra Ilyas and I am working as a software quality assurance engineer at PureLogix, and also I am admin of SQ Circle community and working with my seniors Mubin Akhtar and Zubairul Amin. So हमारा जो आज का एजेंडा है वो है API testing using Postman. So is before start of our today's session, let me just elaborate some of the objectives of SQS Circle community. So before start our today's session, थोड़े से ऑब्जेक्टिव हैं जो एसके सर्कल कम्युनिटी के, वो मैं आपके सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जिसमें से हमारा जो सबसे पहला है वो ये है कि एसके सर्कल कम्युनिटी इज़ द कम्युनिटी फॉर ऑल ओवर पाकिस्तान पार्टिसिपेंट्स। जितनी भी जॉब्स की ओपनिंग्स हैं ओवरऑल पाकिस्तान, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं जिसमें डेली बेसिस पर जॉब्स की ओपनिंग्स जितनी भी कंपनीज में जॉब ओपनिंग्स होती हैं उसको शेयर किया जाता है। इसके अलावा हमारे लिंक्डइन पर एसक्यू सर्कल के नाम से पेज है जिसमें सारी जितनी भी ओपनिंग्स हैं वो शेयर की जाती हैं। एंड लास्ट थिंग, हमारे एसक्यू सर्कल कम्युनिटी की तरफ से वीकली बेसिस पर सेशंस ऑर्गेनाइज किए जाते हैं डिफरेंट टॉपिक्स पर। हमारा लास्ट सेशन मैनुअल टेस्टिंग पर था and today our session is based on API testing using Postman. So last thing is let's welcome Hassan Qayyum, who is working as a senior automation engineer at Nissan. He is currently working as a senior automation engineer and he will provide us today's session over on API testing using Postman. So Hassan, please start your session. So we will also take questions answers at the last of our session. So Hassan, please start your session now. First of all, thank you so much for such a nice intro. Okay, so यार इस चीज़ को मैं सिंपल रखूँगा आज के सेशन को, और इट वुड बी वेरी टू द पॉइंट एंड इट वुड बी रिलेटेड टू द पोस्टमैन। एट द सेम टाइम आई वुड ट्राइंग के जितने भी वेब सर्विस APIs के कॉन्सेप्ट्स हैं आपको क्लियर हों, और जो इंटरव्यूज़ में मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू APIs वो मैं कवर करूँ। एंड मैं ये जो पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ वो QA को माइंड में रखे हुए बात कर रहा हूँ। सो आइडिया इसके QA को जब भी इंटरव्यू देने जाते हैं, सो APIs के उनसे क्वेश्चन लाजमी पूछे जाते हैं, राइट। एंड वो बहुत ज़्यादा सिमिलर होते हैं लेकिन एट द सेम टाइम बड़े ट्रिकी होते हैं। तो अगर हम लोग उनको अब आज एग्जांपल के साथ देख लेंगे तो इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ दिस सेशन यू वुड बी एबल टू क्रैक एनी इंटरव्यू क्वेश्चन व्हेन इट कम्स टू APIs। और हैविंग सेड दैट, एक चीज़ रिक्वायर्ड है फ्रॉम योर एंड एंड दैट इज़ योर प्रेजेंस। अगर आप थ्रू आउट द सेशन आप अपनी प्रेजेंस रखते हो और टिल द एंड तक जाते हो, देन आई एम अश्योरिंग यू डैट के इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम आपको API से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो कभी भी तंग नहीं कर रही होंगी। सो हैविंग सेड दैट, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स जस्ट जंप इनटू द टुडेस सेशन। ओके, सो पोस्टमैन, हैविंग सेड दैट आज हमारा उसके ऊपर सेशन है। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में इंट्रो में बताया आपको कि आइडिया यही रहेगा कि स्लाइड वर्क ना रहे ये, बल्कि आपको प्रैक्टिकली चीज़ें करके दिखाई जाएंगी। किस तरीके से हम प्री रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट लिखते हैं, किस तरह से टेस्ट स्क्रिप्ट लिखते हैं। सो फॉर डैट मैं इन प्रेजेंटेशन स्लाइड्स को हार्डली 20-25 मिनट्स में रैप अप करने की कोशिश करता हूँ, सो डैट हम लोग मेनली उसकी तरफ जंप इन करें। एक दो क्वेश्चंस आए थे प्री क्वेश्चंस, वो ये थे कि क्या हम लोग प्री रिक्वेस्ट और टेस्ट सीख रहे होंगे जावास्क्रिप्ट में लिखना। तो डेफिनेटली हम लिखना सीख रहे होंगे। ये सेशन किन के लिए, ये मैं बताना ज़रूरी समझूंगा। ये सेशन उनके लिए ज़रूरी है जिन्होंने पहले कभी QA का इंटरव्यू दिया होगा और वो API में स्टक हो गए होंगे, और समहाउ किसी वजह से API सेशन की वजह से, अच्छा ना जाने की वजह से उनको रिजेक्शन का सामना करना पड़ा होगा। सेकेंडली, ये सेशन उनके लिए जिनको पोस्टमैन की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। थर्डली, ये उनके लिए जिनको पोस्टमैन की नॉलेज तो है लेकिन आइडिया नहीं है कि स्क्रिप्ट लिखना कैसे है। और जैसे अगर लॉगिन की अगर रिक्वेस्ट लिखी जा रही है तो लॉगिन के अंदर कोई एक्सेस टोकन हो रहा है आ रहा है जो कि फर्दर हमारी नेक्स्ट रिक्वेस्ट के अंदर यूज हो रहा है, तो वो कैसे हम उसको यूटिलाइज करते हैं। गाइज, आई थिंक आप में से कोई एक अनम्यूट है, और वो अगर म्यूट कर ले खुद को तो दैट वुड बी वेरी नाइस। ओके, सो ये चीज़ें साथ माइंड में रखते हुए हम मूव करते हैं और देखते हैं कि चीज़ें किस तरीके से आगे चलती हैं। सो एक डिस्क्लेमर्स है, वो ये है कि इंशाल्लाह ताला एट द एंड ऑफ दिस सेशन आप ये पहली चीज़ तो लाजमी कर सकते होंगे अपने इंटरव्यूज़ में। सेकेंडली, आपको APIs के अंदर डीप अंडरस्टैंडिंग मिल रही होगी। APIs क्या हैं, वेब सर्विसेज क्या हैं, माइक्रो सर्विसेज क्या हैं, और फिर कंपनीज क्यों माइक्रो सर्विसेज की तरफ जा रही हैं आजकल। जहाँ भी आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो, चाहे वो रिमोट जॉब हो, जहाँ पाकिस्तान में हो, चाहे वो फिनटेक की कोई भी एक
डोमेन हो, उससे रिलेटेड हो, तो उसमें माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर यूज़ होते हैं। और वो है क्या? हम ये भी देख रहे होंगे, पोस्टमैन इटसेल्फ क्या है वो भी देख रहे होंगे, और हम लोग प्री रिक्वेस्ट और टेस्ट स्क्रिप्ट किस तरीके से लिख रहे होंगे, जो कि पोस्टमैन के ऊपर हम जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हुए हम लिख रहे होते हैं, राइट? एंड एक चीज़ रिक्वायर्ड है वो ये है कि आपने अटेंशन इसको देनी है, ताकि आपके पास कोई भी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आप मिस ना कर दें। अगर इस सेशन के बाद भी आपकी कोई क्वेरीज होती हैं और सेशन में कोई नहीं पूछ सकता, तो वाया एसक्यूएल सर्कल आप मुझे पिंग कर। तो आई वाज जस्ट सेइंग कि आई थिंक मैंने एजेंडा तक तो मैं पहुंच गया था, कि एजेंडा हम लोगों का है कि हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। सो लेट्स जस्ट मूव ऑन टुवर्ड्स द वेब सर्विस एंड वेब बेस्ड एप्लीकेशन। सो गाइस, हमें एक चीज बड़ी क्लियर कट अंडरस्टैंड होनी चाहिए कि वेब सर्विस क्या है और वेब बेस्ड एप्लीकेशन क्या है। तो अगर मैं वेब बेस्ड एप्लीकेशन की बात करूं, तो अगर हम फेसबुक यूज करते हैं या हम लोग कोई भी एक वेब के ऊपर एप्लीकेशन यूज करते हैं, तो बेसिकली एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, जहां पे हम लोग कोई भी एक्शन परफॉर्म करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमें उसकी आउटपुट दिख रही होती है, राइट? सो ये बेसिकली एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन है। अब वेब सर्विस क्या होती है? वेब सर्विस एक ऐसी सर्विस होती है जो कि ओवर दी वेब अवेलेबल होती है। अब अगर मैं इसको एक पिक्चर की फॉर्म में दिखाना चाहूँ कि क्या मतलब है इस चीज़ का, तो वो ये है कि लेट्स से आप एक फ्लाइट सर्च कर रहे हो, आपने फ्लाइट सर्च की, आपने लैपटॉप पे कोई भी क्वेरी की कि मुझे पाकिस्तान से लेट्स से दुबई जाना है, तो आप एक क्वेरी एंटर करते हो कि कोई फ्लाइट्स कौन-कौन सी फ्लाइट्स अवेलेबल हैं, राइट? तो वेब बेस्ड एप्लीकेशन क्या करेगी, आपकी क्वेरी लेगी, क्वेरी लेने के बाद आपको आंसर दिखा देगी कि ये आपके पास फ्लाइट्स अवेलेबल हैं टुवर्ड्स द दुबई, और इस टाइम स्लॉट्स के अकॉर्डिंगली। तो ये एक आपकी वेब एप्लीकेशन है। अब बिहाइंड द सीन जो वो आपने रिक्वेस्ट की, वो जो क्वेरी डाटा लेके गई, आपकी रिक्वेस्ट लेके गई, और वो सर्वर को जाकर उसने जो दी है, और सर्वर को रिस्पॉन्स ला के आपको दिखाया, बिहाइंड द सीन जो रिक्वेस्ट आपकी कैरी कर रही है, वो वेब सर्विस है। और वेब सर्विस आपकी रिक्वेस्ट को क्या करती है, सर्वर तक लेके जाती है, और सर्वर से जो रिस्पॉन्स आता है, वो फिर आके आपके एप्लीकेशन पे, आपको फ्रंट एंड पे डिस्प्ले कर देती है। तो वेब सर्विस को ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमेशा एक इंटरनेट की रिक्वायरमेंट होती है, और उसके साथ वो अपने ऑपरेशन को परफॉर्म कर रही होती है। और वेब सर्विस के लिए आपको कोई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस रिक्वायर नहीं होती, क्योंकि ये सब का सब काम बैक एंड पे हो रहा होता है। फ्रंट एंड पे सिर्फ आपको वेब एप्लीकेशन रिक्वायर्ड होती है, उसके लिए वेब एप्लीकेशन के लिए आपको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस रिक्वायर्ड होता है, ऑब्वियसली, ताकि यूजर उसके साथ इंटरेक्टिविटी कर सके और अपनी रिक्वेस्ट को प्रोसीड कर सके। आगे मैं बात करूं कि वेब सर्विस के फिर एडवांटेजेस क्या हैं ओवर दी वेब बेस्ड एप्लीकेशंस, तो उसके एडवांटेजेस कुछ इस तरीके से हैं। लेट्स से जो आपकी वेब एप्लीकेशन है, आपकी एप्लीकेशन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे इंस्टॉल हो सकती है, लाइक डेस्कटॉप, आपकी स्मार्ट वॉचेस, आपके आईपैड्स, आपके मोबाइल फोन्स, राइट? अब उनके जो ऑपरेशन है वो दे आर गोना रिमेन सेम। फॉर एग्जांपल, अगर आपने फ्लाइट सर्च करनी है, तो अगर आपकी कोई स्मार्ट ऐप है, अगर आपके वो स्मार्टफोन पे है, आपकी स्मार्ट वॉच पे है, आपके डेस्कटॉप पे है, तो उसका बिहेवियर सेम रहने वाला है टू सर्च दी फ्लाइट्स। अगर आप क्वेरी कहीं से भी भेजोगे, सर्विस ने रिक्वेस्ट पकड़नी है, पकड़ के सर्वर के पास लेके जानी है और आपको पहुंचा देनी है। तो इस तरीके से अलाउ कर देती है कि आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एट द सेम टाइम एक्सेस कर सको। ईजी एंड फार इंटीग्रेशन बिटवीन एप्लीकेशन, तो लेट्स से अगर आपकी एप्लीकेशन, दो एप्लीकेशन पीएचपी पे बनी हुई है या जावा पे बनी हुई है, जावास्क्रिप्ट पे बनी हुई है, आपको उनको इंटीग्रेट करना है, तो उनकी इंटीग्रेशन कभी भी ईजी नहीं होती। अगर आप दो सेम एप्लीकेशन को इंटीग्रेट करने लगो, तो आपको काफी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। कोई कोड लेगेसी होगा, कुछ कोड न्यू होगा, कुछ अपग्रेडेड वर्जन में होगा, कुछ ओल्ड वर्जन में होगा। सो उनकी इंटीग्रेशन जो होती है वो वेब सर्विसेज करवा रही होती है। गाइस, आप में से कोई म्यूट है, कर ले खुद को अनम्यूट है। ओके, सो तीसरी जो चीज है वो है लैंग्वेज एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, राइट? अब ये किस तरह से लैंग्वेज एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, क्योंकि वेब सर्विस बिहाइंड द सीन काम करती है, आपको नजर नहीं आ रही। अब आप देखो, लेट्स से आपने एक एप्लीकेशन यूज कर रहे हो जावा की, आप उधर से रिक्वेस्ट करते हो कि यार मुझे फ्लाइट चाहिए दुबई की, आप अपनी क्वेरी सर्च करते हो। अब लेट्स से आप क्या रहे हो कि एयर एमरेट्स की मैंने जो है वो फ्लाइट सर्च करनी है, तो एयर एमरेट्स का हो सकता है जो सर्वर है वो बिहाइंड द सीन विंडोज पे इंस्टॉल हो या लिनक्स पे इंस्टॉल हो, उसका एनवायरमेंट डिफरेंट हो, और उसकी जो लैंग्वेज हो लेट्स से वो डॉट नेट पे हो, लेकिन आपका जो सर्वर है जहां से आप रिक्वेस्ट भेज रहे हो, आपकी जो मशीन है लेट्स से वो जावा कई जो लैंग्वेज यूज कर रही हो, लेकिन हो सकता है जो आपका इसी तरीके से जो इन्वायरमेंट है वो आपका विंडो हो। तो आपका इन्वायरमेंट डिफरेंट है, जहां पे रिक्वेस्ट जा रही है उस सर्वर का इन्वायरमेंट डिफरेंट है, लैंग्वेज डिफरेंट है। तो जब इस तरीके का एनवायरनमेंट हो और आपने दोनों सर्वर्स की आपस में कम्युनिकेशन करवानी हो, तो वो किस तरह से पॉसिबल हो सकती है? वेब सर्विसेज की बेसिस पे, क्योंकि ये लैंग्वेज है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। इस तरीके से ये दोनों सर्वर्स की आपस में कम्युनिकेशन इजीली करवा सकती है। कैसे? ये रिक्वेस्ट पकड़ेगी, लेट्स से जावा के सर्वर से जो मैं रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ वो जेसन फॉर्मेट में जा रही है, वो जेसन फॉर्मेट से रिक्वेस्ट भेजेगी, पकड़ेगी और जाएगी एयर एमरेट्स के सर्वर पे, रिक्वेस्ट मारेगी, उधर से जो जेसन रिस्पॉन्स आ रहा होगा वो पकड़ेगी और आगे मुझे दिखा देगी। तो वो सिर्फ फॉर्मेटिंग के साथ प्ले करती है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसको ये रिक्वायर्ड नहीं होता कि लैंग्वेज कौन सी है, लैंग्वेज कोई भी हो, प्लेटफॉर्म कोई भी हो, इसने अपना काम करना है। अच्छा, ये तो हो गए आपके पास बेनिफिट्स। अब इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेब सर्विस एंड वेब बेस्ड एप्लीकेशन, तो वो ये इसके जो मैंने आपको अभी डिफरेंस बताया वो ये डिफरेंस रहने वाले हैं।
मोर ओवर कभी इंटरव्यू में ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि व्हाट इज वेब सर्विस। तो वेब सर्विस क्या बेसिकली इज अ सर्विस व्हिच इज अवेलेबल ओवर दी वेब। आगे अगर मैं मूव करूँ, तो ये मैंने आगे उसकी एक एग्जांपल भी दिखाई है किस तरीके से। तो मैं ये bookme.com एक वेबसाइट है, लेट्स से मैं डेस्कटॉप से रिक्वेस्ट भेजता हूँ, जो मेरा सर्वर है वो जावा पे रिटन है और इसका एनवायरनमेंट लेट्स से विंडो है, और जिस जगह पे रिक्वेस्ट जा रही है लेट्स से वो ये सर्वर है और वो डोनेट पे लिखे हुए हैं। तो ये मैटर नहीं करता वो रिक्वेस्ट जिस फॉर्मेट में मैं भेजना चाहूँगा, मुझे बस वो फॉर्मेट बताना कि जेसन फॉर्मेट है, एक्सएमएल फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में रिक्वेस्ट जाएगी, इन सर्वर से रिस्पॉन्स लेगी, उसी फॉर्मेट में आगे मुझे रिस्पॉन्स बैक कर देगी। अच्छा, फिर मैंने बताया था अलाउ एक्सेस करती है मल्टीपल एप्लीकेशन या प्लेटफॉर्म्स की। तो आप देख सकते हो वेब सर्विस सेंट्रलाइज्ड है। एप्लीकेशन जहाँ भी इंस्टॉल हो डज़ नॉट मैटर, वो क्या करती है रिक्वेस्ट को पकड़ती है और जेसन फॉर्मेट में रिक्वेस्ट को सर्वर पे भेज दिया, तो उससे जो रिस्पॉन्स आता है उसको अकॉर्डिंगली अपने डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे दिखा देती है। अच्छा, अब एक डिफरेंस पूछा जाता है कि व्हाट इज़ फिर वेब सर्विस एंड व्हाट इज़ एपीआई? क्योंकि आपने हमेशा सुना होगा कि यार जो भी रिक्वेस्ट जाती है बिहाइंड द सीन एपीआईज़ होती हैं, वो रिक्वेस्ट को पकड़ती हैं, सर्वर पे जाती हैं, रिस्पॉन्स को गेट करती हैं, वो आगे आपको दिखा देती हैं। तो फिर व्हाट इज़ वेब सर्विस? वेब सर्विस और एपीआई में कन्फ्यूजन सी होने लग गई है। तो कन्फ्यूजन मैं क्लियर करता चलूँ, वेब सर्विस बेसिकली एपीआई ही है। लेकिन डिफरेंस सिर्फ ये है कि इसको अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए इंटरनेट रिक्वायर्ड होता है। लेकिन एपीआई को अपने ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा इंटरनेट रिक्वायर्ड हो, इसको इंटरनेट नहीं भी रिक्वायर्ड हो सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, अगर मैंने www.facebook.com को हिट करना है, इसकी वेब सर्विस को हिट करना है, तो मुझे लिए इंटरनेट रिक्वायर्ड है, अदरवाइज़ मैं उस पेज को गेट ही नहीं कर पाऊँगा। एपीआई के लिए क्या है, लेट्स से एक लाइब्रेरी हो सकती है विद इन द सिस्टम। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सी और सी प्लस प्लस में लैंग्वेज में कोड लिखे होंगे, तो ऊपर आप एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करवाते हो, #include stdio.h। अब ये जो लाइब्रेरी आपने इंपोर्ट किया, जैसे जावा के अंदर डिफरेंट आपके पास बिल्ट इन लाइब्रेरीज होती हैं लाइक डॉट मैथ एंड डिफरेंट, सो वो बिल्ट इन होती हैं, उसके लिए आपको इंटरनेट रिक्वायर्ड नहीं होता। जब कोई ऐसी लाइब्रेरी ऐसी एपीआई जो कि विद इन द फॉर्म ऑफ लाइब्रेरी अवेलेबल विद इन दिस सिस्टम, देन उनको हम एपीआईज कहते हैं, क्योंकि इनको शायद कभी नेटवर्क रिक्वायर्ड हो, शायद नेटवर्क ना रिक्वायर्ड हो। लेकिन जो वेब सर्विसेज होती हैं, ये एक ऐसी एपीआईज होती हैं, अगेन ये एपीआईज ही होती हैं, लेकिन इनको हमेशा इंटरनेट रिक्वायर्ड होता है टू परफॉर्म देयर ऑपरेशंस। फॉर एग्जाम्पल 12 एपीआईज हमारे पास टोटल हमारे सिस्टम में। हो सकता है 2 एपीआईज ऐसी हो जो कि बिल्ट इन लाइब्रेरी के फॉर्म में पड़ी हो, उनको इंटरनेट नहीं रिक्वायर्ड, तो वो सिंपल एपीआईज हैं। लेकिन 10 एपीआईज रिमेनिंग ऐसे हैं जिनको इंटरनेट रिक्वायर्ड होता है टू परफॉर्म देयर ऑपरेशंस, तो वो वेब सर्विसेज कहलाएंगी। तो फिर वेब सर्विसेज इस सेंस में वो हमेशा वो वाली एपीआईज होंगी जिनको इंटरनेट रिक्वायर्ड होगा। सिंपल एपीआईज वो होंगी इनको शायद इंटरनेट रिक्वायर्ड हो, शायद ना हो। अगर इंटरनेट रिक्वायर्ड है इट मींस ये वेब सर्विस है एपीआई, अगर इंटरनेट नहीं रिक्वायर्ड इट मींस ये लाइब्रेरी है। सो ये डिफरेंस है बिटवीन वेब सर्विस एंड एपीआई। और मैंने इसको डिफरेंस को इस तरीके से बताया हुआ डायग्राम की फॉर्म में भी कि ये एपीआई है विद इन द सिस्टम पड़ी हुई है, और ये विद इन द सिस्टम ऑपरेशन परफॉर्म करके आपको आउटपुट दे रही है, इसको आपको इंटरनेट रिक्वायर्ड नहीं होता। लेकिन ऑन दी अदर हैंड वेब सर्विस को इंटरनेट रिक्वायर्ड होता है। जिस भी फॉर्मेट में आपको रिक्वेस्ट भेज रहे हो या रिस्पॉन्स गेट कर रहे हो, तो उसके लिए आपके पास इंटरनेट कंपल्शन है। आगे मैं मूव करूं तो वेब सर्विसेज की दो टाइप्स पूछी हसन, जाती हैं हर। सॉरी हसन, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। या थोड़ी-सी ना ऑडियंस का मैसेज है कि ना आप थोड़ी-सी पेस थोड़ी-सी स्लो रखें, क्योंकि कुछ लोगों को चीज़ें समझ नहीं आ रही, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि थोड़ा स्लो चलें, तो मेरे ख्याल ज़्यादा बेहतर है। टाइम थोड़ा-सा ओके, हम ज़्यादा ले लेंगे ऑडियंस से, तो एक्चुअली आप आइडिया ये था स्लो रहें। कि इनके पास ये रिकॉर्डिंग रहने वाली थी, राइट? तो आइडिया ये था कि इससे पहले कि इनकी अटेंशन जो है या वो मोमेंटम इनका लूज़ हो जाए, हम जल्दी-जल्दी जो है ना स्क्रिप्ट्स की तरफ मूव करेंगे, पोस्टमैन की तरफ मूव करें। ये थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, आई थिंक ये सेशन इनको अवेलेबल है, ये पोस्ट करके भी देख सकते हैं ये क्या है। अगेन अगर आप फिर भी कहेंगे तो मैं इसको स्लो पेस लेके चलूँगा, क्या नहीं, कहते हैं गाइस? नहीं, ठीक है, ठीक। नहीं, ठीक है, जैसे आपको वैसे कर लेते हैं, उसके अलावा ना वैसे यूट्यूब पे ऑप्शन भी होती है, अगर आप किसी स्लो करके देखना चाहो, तो स्लो भी करके देख सकते हो वीडियो को। हाँ, क्योंकि आइडिया ये है कि हमें पोस्टमैन के ऊपर पहुँचना है एज़ सून एज़ पॉसिबल। और फिर भी मैं इसको एक स्लो पेस में एक दफ़ा दोबारा बता देता हूँ। आई होप कि आप लोगों को आइडिया हो गया होगा। सो अभी तक यार हमने कुछ ख़ास पढ़ा नहीं है। वेब सर्विस क्या होती है? ऐसी सर्विस होती है जो कि इंटरनेट पे अवेलेबल है। इसको अपने ऑपरेशंस परफ़ॉर्म करने के लिए इंटरनेट रिक्वायर्ड होता है। वेब बेस्ड एप्लीकेशन क्या होती है? ऐसी एप्लीकेशन होती है जो कि यूज़र का और मशीन का आपस में इंटरैक्टिविटी करवा रही होती है। वेब बेस्ड एप्लीकेशन लाइक फ़ेसबुक हो गई, गूगल हो गई, कोई भी एप्लीकेशन हो गई, ये वेब बेस्ड है ना, वेब के ऊपर अवेलेबल है। तो इनके साथ यूज़र ग्राफ़िकल यूज़र इंटरफ़ेस के थ्रू क्वेरी करता है और उनके आंसर इन्हें मिल जाते हैं यूज़र्स को। तो लेकिन जो वेब सर्विस होती है ये बिहाइंड द सीन काम कर रही होती है। जो आप क्यूरी करते हो वो बिहाइंड द सीन क्यूरी वेब सर्विस पकड़ रही होती है और सर्वर पे लेके जाके उसका रिस्पॉन्स लाके आपको फ्रंट एंड पे दिखा रही होती है। वेब सर्विस को ओवर द नेट अवेलेबल होती है, इसको GUI रिक्वायर्ड नहीं होती, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस रिक्वायर्ड नहीं होती। ये बिहाइंड द सीन ही काम कर रही है, इंटरनली काम कर रही होती है। इसकी लॉजिक बैक एंड पे लिखी हुई होती है। जबकि ये फ्रंट बेस्ड है, इसको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस रिक्वायर्ड होती है और यूजर के साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है।
और इसका मैंने आगे डिफरेंस भी बता दिया था कि किस तरीके से वेब सर्विस के यूज़र जो है इंटरेक्ट करता है विद द कंप्यूटर, कंप्यूटर से रिक्वेस्ट आती है, जो भी रिस्पॉन्स आता है उसको दिखाई दिया जाता है और उसके लिए उसको परेशानी की जरूरत नहीं कि बिहाइंड द सीन क्या है, ये वेब बेस्ड एप्लीकेशन है। वेब सर्विस क्या करती है, इसके बिहाइंड द सीन जो रिक्वेस्ट आती है वो सर्वर से कम्युनिकेशन करवाती है आपस में। लेट्स से मेरा ये सर्वर है, ये रिक्वेस्ट लेके जाएगा, इसके पास जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो रिस्पॉन्स इसी के थ्रू मेरे पास इसके पास आ रहा होगा, लेकिन फ्रंट एंड यूजर को कुछ पता नहीं कि बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है, राइट। अब कुछ फायदे हैं वेब सर्विस के वेब बेस्ड एप्लीकेशन के ऊपर, वो फायदे क्या हैं हम वो देख लेते हैं। तो वेब सर्विस का जो पहला फायदा होता है ना वो ये होता है कि चूंकि इसको कोई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं रिक्वायर्ड, तो ये प्लेटफॉर्म और लैंग्वेज इंडिपेंडेंट बन जाती है। ठीक है, आपने बिहाइंड द सीन कोई भी लॉजिक लिखनी है। अब आपकी लेट्स से अगर एप्लीकेशन मोबाइल फोन पे इंस्टॉल्ड है, स्मार्ट वॉचेस पे इंस्टॉल्ड है, डेस्कटॉप पे इंस्टॉल्ड है, कहीं भी इंस्टॉल्ड है, तो अगर आप लेट्स से अगर आपने फ्लाइट सर्च करनी है या आपने कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ऑपरेशन तो सेम ही रहेगा। आप क्यूरी कहीं से करो, बस इंटरफेस चेंज हो रही है। स्मार्ट वॉच है, उसकी स्मार्ट वॉच की इंटरफेस हो जाएगी छोटी सी। अगर डेस्कटॉप है तो उसके अकॉर्डिंगली उसका साइज हो जाएगा HD। अगर ऐसे आईपैड पे यूज़ कर रहे हो आईपैड का आ जाएगा। अगर आप मोबाइल पे यूज़ कर रहे हो तो उसकी मोबाइल की रेजोल्यूशन आ जाएगी। और जो भी रेजोल्यूशन होगी, अगेन बिहेवियर सेम रहेगा कि आपने क्या सर्च करना है, फ्लाइट सर्च करनी है, ये ऑपरेशन सेम रहेंगे। इस तरीके से वेब सर्विस क्या करती है, आपको अलाउ करती है कि आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एट द सेम टाइम सर्विसेज प्रोवाइड कर दो, क्योंकि वो लैंग्वेज या प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है। इसी तरीके से अगर आपके पास जैसे अगर आपको कभी आइडिया हो कि आपके पास 2 एप्लीकेशंस बनी हुई हैं PHP पे, जावा पे या जावास्क्रिप्ट पे, आपने उनको इंटीग्रेट करना है। तो लेट्स से आपकी पहले आपने जावा पे एक एप्लीकेशन बनाई थी 2008 में, अब एक आपकी जावा एप्लीकेशन बन रही है 2019 में। आप चाहते हैं कि 2008 की एप्लीकेशन 2009 की एप्लीकेशन को आपस में इंटीग्रेट कर दो, तो ये कभी भी आसान नहीं रहने वाला, क्योंकि वो वर्जन ऑब्सोलीट हो चुका होगा, उसमें कुछ मेथड्स सिर्फ 2018 में 8 में काम कर रहे होंगे, लेकिन जो 2019 का वर्जन आएगा उसमें कुछ मेथड मोस्ट प्रोबेबली ऑब्सोलीट हो गए होंगे और उनके एडवांस बिल्ट इन फंक्शंस आ चुके हुए होंगे। तो इन दोनों की भी अगर आपने इंटीग्रेशन करवानी है तो उसके लिए हमें वेब सर्विसेज जो हेल्प लेनी पड़ती है। वो क्या करती है, वो सिर्फ सिंपली इन दोनों एप्लीकेशन से इनके फॉर्मेट्स में रिक्वेस्ट ले लेती है, उनके अकॉर्डिंगली इनके रिस्पॉन्स एक दूसरे को भेज रही होती है। इस तरीके से इन दोनों की आपस में कम्युनिकेशन करवा रही होती है वेब सर्विस। तीसरा मैंने बताया था कि लेट्स से आपके जो सर्वर होते हैं वो इंस्टॉल हुए हो सकते हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस पे, लाइक .NET, जावा, और इन्वायरमेंट्स हो सकते हैं। जैसे मैं जिस एप्लीकेशन को यूज़ कर रहा हूँ वो जावा पे उसका इन्वायरमेंट विंडो है, जहाँ मैं रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, मैं फ्लाई सर्च किया एयर एमरेट्स की, एयर एमरेट्स का जो लेट्स से सर्वर है वो इंस्टॉल्ड है .NET पे, और उसका जो इन्वायरमेंट है लेट्स से वो यूनिक्स पे है। तो ये मुझे क्या करती है, चूंकि ये लैंग्वेज एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, तो उससे फायदा क्या हो जाता है कि हमें ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि नेक्स्ट सर्वर पे किस तरह की कॉन्फ़िगरेशंस हुई हुई हैं। हमने सिंपली उसको फॉर्मेट भेजना है और वो फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली वो दूसरा सर्वर जो होगा वो रिस्पॉन्ड कर रहा होगा हमारी रिक्वेस्ट को, और हमें बता देगा कि ये आपका रिस्पॉन्स है, और वो रिस्पॉन्स हमारी वेब सर्विस हमें फ्रंट एंड पे दिखा देगी कि ये आपका रिस्पॉन्स आया। तो ये आपके बेनिफिट्स हैं वेब सर्विसेज को यूज़ करने के। और जो इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि व्हाट इज़ वेब सर्विस और व्हाट इज़ वेब बेस्ड एप्लीकेशन, और कभी-कभार इन दोनों का डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है, और कभी-कभार पूछ लिया जाता है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ वेब सर्विसेज। तो वो ये 3 एडवांटेजेस हैं, ये 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे मैंने उनकी थोड़ी एग्जांपल्स के थ्रू उनको बताने की कोशिश किया कि किस तरीके से जो वेब सर्विस है, अब मैंने उससे रिक्वेस्ट की है, वो जावा के ऊपर मेरा सर्वर रिटर्न है, लेकिन जो रिक्वेस्ट लेके जा रहा है जिस सर्वर के ऊपर, वो .NET पे लिखा हुआ है। क्योंकि जो मैंने रिक्वेस्ट भेजी है, जिस फॉर्मेट में भेजी है, उसी फॉर्मेट में ये रिस्पॉन्स मेरे पास आ रहा है, तो मेरी कम्युनिकेशन हो पा रही है दोनों तरफा। इसी तरीके से मैंने बताया कि किस तरीके से वेब सर्विस अगर आपकी भी आप यूज़ कर रहे हो, तो आप इट डज़ नॉट मैटर कि किस जगह पे आपकी एप्लीकेशन इंस्टॉल है, ऑपरेशन इज़ गोना रिमेन सेम। कि आपने रिक्वेस्ट पकड़नी है, वो सेम रिक्वेस्ट जाएगी आपके पास सर्वर पे, सर्वर से जो रिस्पॉन्स आएगा वेब सर्विस आगे आपको फ्रंट एंड पे दिखा देगी। बस आपकी UI चेंज हो रही है, लेकिन बिहाइंड द सीन कोड आपका रिमेन सेम रह रहा है। आगे आपके पास है API वर्सेस वेब सर्विस। तो API क्या होता है कि देखो यार, जब भी आपने कोई ऑपरेशंस परफॉर्म करना है और उसके लिए आपको इंटरनेट रिक्वायर्ड होगा, तो ऐसी API आपकी वेब सर्विस कहलाती है। लेकिन अगर आपके पास कुछ API इन द फॉर्म ऑफ लाइब्रेरी पड़ी है आपके विद इन द सिस्टम, विद इन द मशीन, तो उनके लिए आपको ज़रूरी है, हो सकता है कि ज़रूरी नहीं कि आपके पास इंटरनेट हो, इंटरनेट ना हो, और आप उनके ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हो। तो ऐसी सिंपल APIs को हम सिंपली API कह देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 10 APIs हैं। उन 10 एपीआईज़ में 10 एपीआईज़ ऐसे हैं जिनको इंटरनेट रिक्वायर्ड है टू परफॉर्म देयर ऑपरेशंस, राइट? जैसे मैंने कोई सर्वर पे कोई रिसोर्स क्रिएट करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है या अपडेट करना है, कुछ भी करना है, रिट्रीव करना है डाटा, तो मुझे इंटरनेट रिक्वायर्ड होता है ये इसके लिए। तो ये जो एपीआई होगी ये वेब सर्विस होगी। और लेट्स से अगर एक एपीआई ऐसी है इन द फॉर्म ऑफ लाइब्रेरी पड़ी है मेरी विद इन द सिस्टम, लाइक डॉट मैथ की एक हमारे पास बिल्डिंग लाइब्रेरी पड़ी हुई होती है। अगर मैं वो बिल्डिंग विद इन द सिस्टम होती है, लाइक लाइक तो उसके लिए हमें ज़रूरी नहीं कि हमें कोई इंटरनेट रिक्वायर्ड हो, वो वैसे ही ऑपरेशंस परफॉर्म हो जाते हैं।
तो इसी तरीके से हैश इंक्लूड stdio.h की मैंने एग्जांपल दी थी। सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेजेस में हमें अगर हम जब इनको इंक्लूड कर लेते हैं तो उसके लिए हमें इंटरनेट रिक्वायर्ड नहीं होता, ये विद इन द सिस्टम ऐसे ही ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रही होती है। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज एपीआई, व्हाट इज वेब सर्विस। तो एपीआई क्या है? एससी एपीआई को जरूरी नहीं कि इंटरनेट रिक्वायर्ड हो टू परफॉर्म देयर ऑपरेशंस, व्हाइल ऑन द अदर हैंड वेब सर्विसेज ऑलवेज रिक्वायर्ड इंटरनेट टू परफॉर्म देयर ऑपरेशंस। अब मैंने इसका एक डायग्राम के थ्रू भी बता दिया कि किस तरीके से एपीआई आपकी विद इन द सिस्टम होती है, जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं आप विद इन द सिस्टम कर सकते हो इंटरनेट के बगैर। लेकिन जो वेब सर्विस है उसके लिए आपको इंटरनेट रिक्वायर्ड होता है टू परफॉर्म योर ऑपरेशंस। अच्छा, आगे मैंने बताया कि हमारे पास हाँ, ये भी पूछ सकते हैं कि लेट्स से अगर वेब सर्विस है तो क्या वो एपीआई है? यस, वो एपीआई है। और अगर आपसे वो पूछे कि क्या एपीआई एक वेब सर्विस है, तो कहते हैं डिपेंड करता है। अगर तो एपीआई को इंटरनेट रिक्वायर्ड है टू परफॉर्म देयर ऑपरेशन, देन वो वेब सर्विस है, अदरवाइज वो वेब सर्विस नहीं है। अब मैं बात करने वाला हूँ वेब सर्विसेज की, जिनको इंटरनेट रिक्वायर्ड होता है टू परफॉर्म देयर ऑपरेशंस। हमारे पास कितनी तरह की वेब सर्विसेज हैं? इंटरव्यू में पूछा जाता है, 2 तरह की वेब सर्विसेज हैं। हमारे पास है सोप और रेस्ट। SOAP stands for Simple Object Access Protocol, REST stands for Representational State Transfer। अब इनमें कुछ डिफरेंस हैं, वो मैंने डिफरेंस इस जगह पे बताया हुआ है। तो देखो यार, डिफरेंस बहुत सिंपल है। एक प्रोटोकॉल है, दूसरा आर्किटेक्चरल है। एक ये हैवी वेट है, ये लाइट वेट है। ये सिर्फ XML फॉर्मेट करता है, परमिट टू परफॉर्म देयर ऑपरेशंस। लाइक आपने कोई रिक्वेस्ट भेजनी है, आपने ये रिस्पांस गेट करना है, तो वो सिर्फ XML फॉर्मेट में हो सकता है। जबकि आपको डिफरेंट फॉर्मेट्स प्रोवाइड करता है, लाइक टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट, HTML, JSON, XML, इट्स एटसेट्रा। इसी तरीके से ये जो स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है आपके पास सोप, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करने पड़ते हैं। इसलिए इसके इतने ज्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करने पड़ते। ये जो बिजनेस लॉजिक अपनी एक्सपोज कर रही होती है, वो सर्विसेज इंटरफेसेस को यूज करते हुए कर रही होती है। लेकिन ये जो अपनी सर्विसेज को एक्सपोज कर रहा होता है बिजनेस लॉजिक को, वो थ्रू यूआरएल कर रहा होता है। तो जो लाइट डिफरेंस आप बता सकते हैं वो क्या है? ये प्रोटोकॉल है, ये आर्किटेक्चरल है। ये हैवी वेट है, ये लाइट वेट है। ये सिर्फ एक्सएमएल फॉर्मेट करता है टू एक्सचेंज डाटा, ये ज्यादा फॉर्मेट्स को परमिट करता है टू एक्सचेंज डाटा। ये अपनी सिक्योरिटी खुद डिफाइन करता है। ये अपनी सिक्योरिटी अपने अंडरलाइन ट्रांसपोर्ट से क्या कर रहा होता है? इनहेरिट कर रहा होता है। अच्छा, इनके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं एक दूसरे को लेके। इसका एडवांटेज सोप का रेस्ट के ऊपर क्या है कि ये हमें एक्स्ट्रा सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि ये एक प्रोटोकॉल है। तो प्रोटोकॉल किस तरह से होता है? ये इंटरनली एचटीटीपी प्रोटोकॉल को यूज करता है टू ट्रांसफर मैसेजेस। कौन से मैसेजेस? एक्सएमएल के मैसेजेस। तो जब भी आपने सोप की रिक्वेस्ट करनी है तो ये इंटरनली एचटीटीपी प्रोटोकॉल को यूज करता है टू मेक रिक्वेस्ट। अब जो रिक्वेस्ट हो रही होती है, रिस्पॉन्स आ रहा होता है, वो सिर्फ एक्सएमएल फॉर्मेट में होता है। चूंकि ये इंटरनली एचटीटीपी प्रोटोकॉल को यूज करता है और उसके ऊपर ये एक रैपर की फॉर्म में मौजूद होता है, तो उसकी वजह से ये एक्स्ट्रा सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा होता है। आपको ये पूरी कहानी याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये बताने की जरूरत है ये एक प्रोटोकॉल है इंटरव्यूअर को, और इस वजह से ये एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है एज कम्पेयर टू रेस्ट। अब रेस्ट के बेनिफिट्स हैं कुछ ओवर दी सोप। वो क्या है? देखो, ये जो है ना, लेस डाटा हमें भेजना पड़ता है रिक्वेस्ट के अंदर। सोप के अंदर क्या होता है? आप जब पोस्ट की रिक्वेस्ट कर सकते हो यूजिंग पोस्टमैन, तो पोस्ट की जब आप रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं ना, तो आपको पूरी की पूरी एक्सएमएल भेजनी पड़ती है, राइट? उसके डिफरेंट टैग्स भेजने पड़ते हैं, बहुत इंफॉर्मेशन भेजनी पड़ती है पोस्ट रिक्वेस्ट में। ऑन दी अदर हैंड जो आपके पास रेस्ट होती है, उसमें आपको पूरी की पूरी एक्सएमएल भेजने की जरूरत नहीं है। सिंपली आप जेसन की बॉडी भेज दियो 2D पॉइंट, और सर्वर के किस एंड पॉइंट को हिट कर रहे हो, उस एंड पॉइंट को हिट करके आप अपने डाटा को अपडेट या डिलीट या रिट्रीव कर सकते हो। तो आपको लेस डाटा ट्रांसफर होता है बिटवीन द मशीन। मशीन मुराद आपकी मशीन और सर्वर। अच्छा, परमिट्स मोर फॉर्मेट्स फॉर डाटा एक्सचेंज। वही बात, ये सिर्फ एक्सएमएल फॉर्मेट को डाटा एक्सचेंज के लिए यूज कर सकते हैं। इधर हमारे पास ज्यादा फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं। ये लाइट वेट है एज कम्पेयर टू इसके। दूसरा, हम इसको डिफरेंट टाइप ऑफ एचटीटीपी रिक्वेस्ट में यूज कर सकते हैं, लाइक गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट एक्सेट्रा। इसको सिर्फ पोस्ट के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये एडवांटेजेस हैं ओवर दी सोप। तो अगर आप इंटरव्यू आपसे पूछे कि ये डिफरेंसेस क्या हैं, तो आपने बताना है कि ये हैवी वेट है, ये लाइट वेट है, ये सिर्फ एक्सएमएल फॉर्मेट को सपोर्ट करती है, ये डिफरेंट फॉर्मेट्स को सपोर्ट करती है, इसकी अपनी सिक्योरिटी होती है, ये अपनी अंडरलाइन ट्रांसपोर्ट से इसको इनहेरिट कर रही होती है, ये एक्स्ट्रा सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। जबकि ये जो है डिफरेंट काइंड ऑफ एचटीटीपी रिक्वेस्ट में यूज कर सकते हैं, इसमें लेस डाटा ट्रांसफर करना होता है, ये मोर परमिट्स फॉर्मेट्स को परमिट कर रही होती है। एंड ये सब चीजें आप उनको बता सकते हो। अगर ये पूछ ले कि सो का फिर एडवांटेज क्या है इसके ऊपर, या इसके एडवांटेजेस क्या ओवर दी सो। आगे अगर मैं मूव करूं
तो आगे बात हो जाती है माइक्रो सर्विसेज की। अभी तक हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं, मैं एक चीज़ बताना ज़रूरी समझता हूँ, वो ये है कि इंटरव्यू बेसिक क्वेश्चन भी इस तरह का भी पूछ सकता है, व्हाट इज़ एपीआई एंड पॉइंट या व्हाट इज़ एपीआई। तो एपीआई को आप इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हो, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जिस और इसको अपने ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए इंटरनेट रिक्वायर्ड नहीं होता। ये सिंपली यूजर से रिक्वेस्ट यूजर को पकड़ता है, इंटरटेन ये भी करता है और उसके अकॉर्डिंगली यूजर को आउटपुट डिस्प्ले कर देता है। लेकिन इसके लिए इसको वो बिल्ट इन लाइब्रेरी को ही यूज कर रहा होता है। जैसे अगर मैंने डॉट मैथ का ऑपरेशन कहीं कॉल कर लिया उसकी लाइब्रेरी का कोई, तो मुझे ऑपरेशंस का जो भी आउटपुट होगी मुझे कंसोल पे वो दिखा देगा। तो उसने यूजर की रिक्वेस्ट को उसने भी एंटरटेन किया। ठीक है, अब एपीआई के एंड पॉइंट को पूछ लेता है कि एपीआई के एंड पॉइंट्स क्या होते हैं, ये वेब सर्विसेज के एंड पॉइंट्स क्या होते हैं। यूजुअली हम वेब सर्विसेज को भी एपीआई ही बोल रहे होते हैं इन जनरल। लेकिन आपसे अगर कोई एपीआई वैसे कोई क्वेश्चन पूछे तो आप एपीआई का बता देना, लेकिन उसको वेब सर्विसेज का भी बता देना कि एपीआई कुछ ऐसी भी होती हैं जिनको इंटरनेट रिक्वायर्ड होता है टू परफॉर्म देयर ऑपरेशंस, वो वेब सर्विसेज कहलाती हैं। वेब सर्विसेज के ऑब्वियसली एंड पॉइंट्स भी होते हैं ये वो। तो एपीआई की अगर मैं एंड पॉइंट की बात करूं या वेब सर्विसेज की एंड पॉइंट्स की बात करूं, अगेन वेब सर्विस एपीआई ही है, बस फर्क ये है कि उसको इंटरनेट रिक्वायर्ड टू परफॉर्म देयर ऑपरेशंस। तो इसके एंड पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं तो वो क्या होते हैं, लेट्स से अगर मैं कहता हूं कि यार मैंने अपनी प्रोफाइल ओपन करनी है, तो मैं लिखता हूं www.facebook.com, तो ये मेरा बेस यूआरएल होगा। जो आपकी एप्लीकेशन का यूआरएल थ्रू और दी एप्लीकेशन सेम रहता है, वो आपका बेस यूआरएल होता है। उसके बाद अगर मैं अपनी प्रोफाइल के ऊपर क्लिक कर लेता हूं तो मेरा बैकस्लैश प्रोफाइल आ जाता है। तो ये जो बैकस्लैश प्रोफाइल है, ये बेसिकली मेरा एक एंड पॉइंट है मेरे प्रोफाइल का। जब भी मुझसे कोई पूछेगा कि आप अपनी प्रोफाइल पे नेविगेट कर रहे हो, तो मैं इस पॉइंट को हिट कर रहा हूँ www.facebook.com, अपना बैकस्लैश प्रोफाइल, और आगे बैकस्लैश अपनी आईडी भी बता रहा हूँ कि मेरी यूजर आईडी कौन सी जो मुझे फेसबुक ने दी हुई है। तो ये जो फर्स्ट इंटरेक्शन होती है इस एपीआई रिक्वेस्ट की विद दी सर्वर, ये फर्स्ट इंटरेक्शन जो होती है, ये आपकी एपीआई का एंड पॉइंट कहलाती है। ठीक है, अब माइक्रो सर्विसेज क्या है? देखो यार, माइक्रो सर्विसेज बेसिकली एक रेस्ट एपीआई है। हमने ऊपर वेब सर्विसेज की दो टाइप्स पढ़ी हैं, सोप और रेस्ट। माइक्रो सर्विस क्या है? ये एक रेस्ट एपीआई ही है। अच्छा, फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंपनीज फिर माइक्रो सर्विसेज की तरफ मूव क्यों कर रही हैं जी? इसकी क्या जरूरत महसूस हो गई? पहले भी तो बन रही थी ना, आजकल माइक्रो सर्विसेज का हम बड़ा चर्चा सुन रहे हैं। तो उसकी रीजन ये है, हमें एक डीप अंडरस्टैंडिंग लेने की जरूरत है। दो तरह के आर्किटेक्चर हैं रेस्ट एपीआईज के। नंबर वन मोनोलिथिक, नंबर टू माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर। मोनोलिथिक आर्किटेक्चर क्या होता है? देखो यार, आपके पास एक फाइनल यूजर इंटरफेस होती है, आपकी तमाम की तमाम एपीआईज इस जगह पे बिजनेस लॉजिक में डिफाइन होती हैं। फिर आपकी डाटा एक्सेस लेयर होती है जो कि इंटरेक्ट कर रही होती है विद द डेटाबेसेस। अब ये मेन पर्पस ये देखने का नहीं है कि ये मोनोलिथिक आर्किटेक्चर काम क्या कर रहा है। मेन चीज है ये, क्या, लेट्स से अगर आपका प्रोडक्शन पे कोई इशू आ गया है और आपने उस इश्यूज को रिजोल्व करना है, तो होगा क्या, आपको आपकी पूरी की पूरी प्रोडक्शन साइट डाउन रखनी पड़ेगी जस्ट टू फिक्स दैट बग। उससे क्या होगा, आपका बिजनेस बहुत लॉस होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं फेसबुक यूज कर रहा हूँ और ये मोनोलिथिक आर्किटेक्चर पे बनी हो, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, और किसी भी यूजर की लेट्स से कोई भी प्रोफाइल में इशू आ गया, लेट्स से यहाँ वो कोई एक अनअप्रोप्रिएट कोई चीज उससे सेंड हो गई, या लेट्स से वो एक वीडियो कॉल कर रहा है, वो सिस्टम उसका हैंग है, या कोई भी एक बग आ गया जिसकी वजह से वो फेसबुक एक्यूरेटली वर्क नहीं कर रही, तो उस एक सिंगल यूजर की बग को फिक्स करने के लिए अगर वो 1 बिलियन यूजर उसके काम कर रहे हैं, उसको सर्व कर रहे हैं फेसबुक को, उसको अपनी पूरी साइट डाउन रखनी पड़ेगी जस्ट टू फिक्सेशन फॉर वन बग। अब आप इस तरह तो कर नहीं सकते कि मैं रात को फिक्स कर लूंगा, क्योंकि हमारा अगर नाइट टाइम रीजन टाइम है, तो हो सकता है कि वो दूसरी कंट्रीज में मॉर्निंग टाइम हो, पीक आवर्स हो फेसबुक के। सो हम इस तरह के आर्किटेक्चर में इस तरह के लॉसेस आते हैं कि बिजनेस काफी लॉस हो जाता है, आपके काफी यूजर्स जो है वो आपको लीव कर जाते हैं। क्या अगर आपकी साइट डाउन रहे और वो एंटरटेन करने की खुद को कोशिश कर रहे हैं, वो सर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सर्व ही नहीं कर पा रहे, तो उससे आप अपने पोटेंशियल कंज्यूमर्स को लूज कर लेते हो। माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर ऑन दी अदर हैंड हमें क्या बेनिफिट प्रोवाइड करती है? वो कहती है कि यार आपके पास लेट्स से एप्लीकेशन में 5 मॉड्यूल्स हैं। मैं एग्जांपल करता हूँ, एक प्रोजेक्ट है जो कि प्रोजेक्ट क्रिएशन के लिए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए। उसके लिए जैसे आपके पॉसिबल मॉड्यूल्स क्या हो सकते हैं कि हमने यूजर्स को क्रिएट करना है, प्रोजेक्ट्स को क्रिएट करना है, रिसोर्सेज को एलोकेट करना है ऑन दी प्रोजेक्ट्स, राइट? तो हमारे पास ये 3 तरह की सर्विसेज हमें समझ आ रही हैं। तो हम क्या करेंगे, यूजर क्रिएशन की सर्विस को अलग कर लेंगे, उसमें उसका CRUD परफॉर्म हो रहा होगा, क्रिएट, अपडेट, डिलीट, उसके हम उसको बता रहे होंगे किस टाइप का यूजर है, एडमिन है, प्रोजेक्ट मैनेजर है, रिसोर्स मैनेजर है, या एडमिन है, या सुपर एडमिन है, व्हाटएवर। हम उसको क्रिएट कर सकते हैं, वो हमारी यूजर सर्विसेज हो गई। प्रोजेक्ट सर्विसेज के अंदर हम प्रोजेक्ट की CRUD परफॉर्म कर रहे होंगे, फॉर एग्जाम्पल कि कौन सा प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ, किस बंदे ने क्रिएट किया, कब अपडेट हुआ, कब रिट्रीव हुआ, कब डिलीट हुआ, हम उसकी हिस्ट्री मेंटेन कर रहे होंगे।
ऑन दी अदर हैंड रिसोर्स मैनेजर जो होगा उसमें रिसोर्स सर्विसेज हैं, लेट्स से उसमें रिसोर्सेज के लिए हम लोग अपनी डीबी को मेंटेन कर रहे होंगे, लाइक फॉर एग्जांपल कि कौन सा रिसोर्स कब क्रिएट हुआ और कौन से प्रोजेक्ट पे इस वक्त एलोकेटेड है, कब इसको डी एलोकेट किया गया, कब इसको प्रोजेक्ट से इतने टाइम के लिए यूज किया जा रहा है, कौन से प्रोजेक्ट के अंदर इसको इस टाइम से इस टाइम ड्यूरेशन के लिए यूज किया जा रहा है। तो देखो हर एक मॉड्यूल को हमने एक वेब सर्विस बना दिया, एक अलग से उसको अलग कर दिया माइक्रो सर्विस बना के। तो हम एप्लीकेशंस को क्या करते हैं, डिफरेंट मॉड्यूल्स में डिवाइड कर लेते हैं, जैसे मैंने अपने मॉड्यूल्स में डिवाइड किया, फिर हम हर मॉड्यूल को एक माइक्रो सर्विस बना देते हैं और हर माइक्रो सर्विस की अपनी फिर रेस्ट एपीआईज होती हैं। और इसका एडवांटेज ये है कि हम हर माइक्रो सर्विस को एक अलग से डिप्लॉय कर रहे होते हैं। तो इसका हमें एडवांटेज क्या मिलेगा, लेट्स से कल को एक यूजर को मैं क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ, यूजर क्रिएट नहीं हो रहा, यूजर क्रिएशन का इशू आ रहा है, या मैं किसी यूजर को डिलीट करने की कोशिश कर रहा हूँ, यूजर डिलीट नहीं हो रहा, या अपडेट कर रहा हूँ, वाइस वर्सा कुछ भी हो सकता है। सेम गोज फॉर प्रोजेक्ट क्रिएशन, अपडेशन, डिलीशन एंड फॉर दी रिसोर्स मैनेजर मॉड्यूल। अब देखो अगर ऐसे कोई भी एक मॉड्यूल नहीं चल रहा तो मुझे क्या करना है, क्योंकि डिप्लॉयमेंट हर माइक्रो सर्विस की अलग है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसको डाउन भी सेपरेटली कर सकता हूँ। अगर ऐसे मेरी यूजर की सर्विस नहीं चल रही सही से, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली उस सर्विस को डाउन करूंगा, जो इशू आ रहा होगा उसको फिक्स करके अप कर दूंगा। इन द मीनवाइल जब मैंने यूजर सर्विस को डाउन किया होगा, जो रिमेनिंग 2 सर्विसेज होंगी, प्रोजेक्ट सर्विस और मेरी रिसोर्स मैनेजर की सर्विस, वो अप एंड रनिंग रहेंगी, ताकि अगर उन दोनों सर्विसेज रिलेटेड कोई आपने ऑपरेशंस परफॉर्म करें तो वो करते रहे। ये सर्विस बस थोड़ी टाइम के लिए मेंटेनेंस के लिए डाउन की जा रही है, इसको अपडेट करेंगे। अगेन इससे भी लॉस तो होगा कि आपका ऐसे कोई यूजर क्रिएट करना चाह रहा है, वो हो ही नहीं रहा, इस वजह से कोई यूजर फेडअप हो गया, हो सकता है ये सर्विसेज आपकी ना रहे, लेकिन वो नुकसान इस मोनोलिथिक के नुकसान से बहुत कम है एज कम्पेयर टू। तो इस वजह से जो कंपनीज आजकल प्रेफर कर रही हैं कि वो माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर की तरफ मूव कर जाएं। और फिनटेक में अगर आप कहीं अप्लाई करो, कहीं रिमोट जॉब के लिए अप्लाई करो, तो वो पूछते हैं कि व्हाट आर दी माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर्स, और उसके आपको फिर एक्सप्लेनेशन में ये बता सकते हो, और ये जिस बंदे को इसके ऊपर ग्रिज अच्छी हो, इंटरव्यू वो क्रैक कर लेता है। अच्छा, अब हैविंग सेड दैट, हमने इतना कुछ पढ़ लिया, ये पढ़ने का मेन पर्पस ये था कि हम जब पोस्टमैन पे कोई काम करें तो हमें पे यार उसकी आइडिया भी हो हम कर क्या रहे हैं। तो उसको समझने के लिए अब हम बात करते हैं पोस्टमैन इटसेल्फ है क्या। पोस्टमैन यार ये एक ओपन सोर्स टूल है, प्लगइन है, जिसको आप स्टैंड अलोन भी यूज कर सकते हो और वेब पे भी यूज कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन योर नीड्स एंड और डिपेंडिंग ऑन योर डिजायर, वट एवर यू कैन से डैट, कि आपकी जो भी डिजायर है उसके अकॉर्डिंगली आप इसको यूज कर सकते हो, चाहे स्टैंड अलोन या वेब सर्विस के ऊपर, वेब ब्राउजर के ऊपर। अब ये क्या करती है, इसको आप यूज कर सकते हो कि टू ऑटोमेट वेब सर्विसेज एंड एपीआईज, राइट। हम ऑटोमेट भी कर रहे हैं, हम देख रहे होंगे कैसे इसको कर रहे हैं। हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं एज ए प्लगइन और एज ए कॉम ब्राउजर के ऊपर भी हम इसको यूज कर रहे होंगे, कर सकते हैं। अच्छा, हम मेनली जो इसको यूज करते हैं ना, पोस्टमैन को हमने जब मेनली यूज करना, हम इसको रेस्ट एपीआईज की टेस्टिंग के लिए ही यूज करते हैं। सोप बेस्ड की वेब सर्विसेज को भी हम टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसकी सिर्फ पोस्ट रिक्वेस्ट को हम टेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये बहुत ही लाइट वेट एंड फास्ट है, राइट, एज कम्पेयर टू अदर ऑटोमेशन टूल्स। और रिक्वेस्ट को हम लोग एज ए कलेक्शन भी सेव कर सकते हैं। जो ग्रुप की बात कर रहा है एज ए कलेक्शन ही बेसिकली बात कर रहा है कि हम फोल्डर बना लेते हैं, उधर हमें जो भी रिक्वेस्ट रिक्वायर्ड होती है हम उनके फोल्डर, सब फोल्डर्स बना के रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा एक प्रोजेक्ट है, मैं कोई भी एग्जांपल लेता हूँ, एसक्यूएल सर्वर के नाम से हमारा एक प्रोजेक्ट है। उस प्रोजेक्ट के अंदर ऐसे हमारे पास 4 मॉड्यूल्स आ रहे हैं, इंटरव्यू, कंडक्ट इंटरव्यूज और कंडक्ट सेशंस, हेल्प रिक्रूटर्स टू हायर क्यूएस। ये 3 मॉड्यूल्स हैं। हम तीनों मॉड्यूल्स के लिए हमारे पास 3 माइक्रो सर्विसेज हैं, राइट। हम तीनों माइक्रो सर्विसेज को एसक्यूएल सर्कल की एक कलेक्शन बनाएंगे, उसमें तीनों माइक्रो सर्विसेज के सब फोल्डर्स बनाएंगे, और हर एक माइक्रो सर्विस के अंदर उसकी जितनी भी एपीआईज कॉल हो रही होंगी हम उनको रखते चले जाएंगे, ठीक है। और एट देन क्या होगा, ये इट इज़ पॉसिबल टू मेक डिफरेंट काइंड ऑफ एचटीटीपी रिक्वेस्ट। अगेन ये हमें डिफरेंट तरह की एचटीटीपी रिक्वेस्ट को क्रिएट करने में या उसको प्लेस करने में हेल्प आउट कर रहा होता है। डेवलपर इसको क्यों यूज़ करते हैं, इसको ऑटोमेशन यूनिट टेस्ट राइटिंग से पहले वो चेक करते हैं कि उनकी सर्विसेज अप एंड रनिंग हैं या नहीं, उसके बाद वो उनको यूनिट टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं। इससे पहले कि मैं आगे मूव करूं, माइक्रो सर्विस से रिलेटेड बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज माइक्रो सर्विस। वो क्या है जी, रेस्ट एपीआई। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, व्हाट आर द डिफरेंट रेस्ट आर्किटेक्चर, रेस्ट एपीआई आर्किटेक्चर। यहाँ ये पूछा जा सकता है कि व्हाई कंपनीज आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स दी माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर। सो उन दोनों का आंसर ये रहेगा कि माइक्रो सर्विस क्या, रेस्ट एपीआई। मोनोलिथिक का आपने बता देना है किस तरीके से क्या नुकसान आते हैं, और माइक्रो सर्विसेज के क्या बेनिफिट्स हैं ओवर दी मोनोलिथिक आर्किटेक्चर, और क्यों वो मूव कर रही है टुवर्ड्स दी माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर। पोस्टमैन की अगर मैं बात करूं तो पोस्टमैन का आपने यही बता देना है कि ये फ्री और ओपन सोर्स टूल है, जो कि हमें वेब सर्विसेज को ऑटोमेट करने के लिए हम जिनको यूज़ कर सकते हैं। हम इनकी कलेक्शंस बना सकते हैं, अपनी मर्जी की ग्रुप बना सकते हैं, रिक्वेस्ट कर उनको एग्जीक्यूट कर सकते हैं,
उससे हमारी जो चीज़ें होती हैं वो सेग्रीगेटेड वे में और काफ़ी यूज़र फ्रेंडली वे में पड़ी हुई होती हैं। हम डिफरेंट तरह की हम HTTP रिक्वेस्ट को भी क्रिएट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं देख रहा था आया था कि व्हाई वी डोंट यूज़ फॉर बैश स्क्रिप्ट और अदर ऑटोमेशन फ्रेमवर्क्स फॉर द API ऑटोमेशन। येस, वी शुड यूज़ दोज़ ऑटोमेशन फ्रेमवर्क्स। उनका वो कंपैरिजन ही नहीं है व्हेन इट कम्स टू द ऑटोमेशन। पोस्टमैन क्यों? मैं ये बताना चाहूँगा। देखो यार, अगर आप बहुत अर्ली स्टेज पे स्टार्ट कर रहे हो QA से, या आप मिड लेवल के हो, तब भी आपको पहले अंडरस्टैंड करना है कि APIs होती क्या है, वेब सर्विसेज होती क्या है, माइक्रो सर्विसेज होती क्या है। अगर आपको उनकी डीप डाउन नॉलेज होगी, आपको पोस्टमैन पे उनकी रिक्वेस्ट करना आती होगी, उनके स्टेटस कोड्स को वेरीफाई करना आता होगा, रिक्वेस्ट को वेरीफाई करना आता होगा, देन यू वुड बी एबल टू मूव ऑन टुवर्ड्स द अदर फेजेस। और आगे आप फिर ऑटोमेशन टूल के लिए आप चाहे रेस्ट एश्योर्ड यूज करो, बैश स्क्रिप्टिंग यूज करो, वट एवर योर नीड इज, यू कैन यूज दैट। और उसके लिए एक लेटेस्ट सजेशन है, वो ये रहेगी कि यार आप उधर मूव करने से पहले आपको एक लैंग्वेज के ऊपर कमांड होना बहुत जरूरी है। हम करते क्या हैं कि हम लोग जल्दी जल्दी से चीजें ज्यादा करने की कोशिश करते हैं, उसमें होता क्या कि हमारा कुछ भी सही से नहीं होता। तो अगर ऐसे आप सोचते हो कि आपने डिफरेंट ऑटोमेशन फ्रेमवर्क सीखने हैं, चाहे UI के हो या API का हो, तो उससे पहले जरूरी है आप लैंग्वेज सीखो। अगर ऐसे आप समझते हो कि मैंने जावास्क्रिप्ट का कोई सीखना है ऑटोमेशन फ्रेमवर्क, तो आप पहले जावास्क्रिप्ट देखो वो रन एग्जीक्यूट होती कैसे है। जब आपको पूरी लैंग्वेज पे कमांड होगी, देन वो आपके लिए पीस ऑफ केक होंगे, फ्रेंकली स्पीकिंग। वो सिर्फ ट्रिक एंड टूल होंगे कि जी प्ले राइट के ऊपर पहले आपको ये डिक्लेयर करना है, फिर ये करना है, बहुत ईजी हो जाएगी प्ले राइट। साइप्रस बहुत ईजी हो जाएगी। इसी तरीके से जावा अगर आपको आती होगी, रेस्ट एश्योर्ड वुड बी पीस ऑफ केक। Likewise, same goes for the Selenium, same goes for the other rest of the automation frameworks. Plus, ये पोस्टमैन की अगर मैं बात करूँ तो इजी टू यूज है, इसलिए हम लोग स्टार्ट इधर से लेंगे। एंड देन फर्दर अगर SQL सर्कल या ये इनिशिएटिव लेते हैं, देन इंशाल्लाह हम ऑटोमेशन के भी कंडक्ट कर रहे होंगे API सेशंस। ओके, सो रिक्वेस्ट मेथड्स की अगर मैं बात करूँ तो यार डिफरेंट तरह की हमारे पास रिक्वेस्ट मेथड्स होते हैं। गेट अगेन, अगर आपने कोई रिक्वेस्ट गेट करनी है फ्रॉम द सर्वर एंड, तो आप गेट की रिक्वेस्ट कर रहे होते हो, क्योंकि सर्वर के एंड पे कोई चीज़ आपने क्रिएट करनी है तो आप पोस्ट को कर लेते हो। पुट और पैच का एक बड़ा डिफरेंस पूछा हो जाता है कि यार पुट और पैच में डिफरेंस क्या है। तो देखो यार, मैं आपको एग्जांपल बिल्कुल इस तरह से देना चाहूँगा। आपको रियल टाइम एग्जांपल मैं दे देता हूँ। किसी भाई ने API की भी रियल टाइम एग्जांपल पूछी, तो मैं पहले API की रियल टाइम एग्जांपल दे देता हूँ। देखो यार, API, अब मैं API के कंसीडर कर रहा हूँ, जनरल जो कि इंडस्ट्री में भी यूज होता है, वेब सर्विस को ही मैं API कह रहा हूँ, ठीक है। आपको पता होना चाहिए वेब सर्विस और API में क्या है। जब आपसे वो क्वेश्चन पूछे ना, व्हाट इज वेब सर्विस एंड API, तब आपने वो राम कहानी बतानी है कि किस तरीके से इंटरनेट रिक्वायर्ड है, ये नहीं रिक्वायर्ड। अगर आम API की बात करें तो उसको वेब सर्विस ही कंसीडर करना आप भी। अच्छा, अब आपसे पूछता है कि यार API है क्या, तो मैंने बता दिया, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। अगर रियल टाइम एग्जांपल कोई पूछे तो इस तरह से है। लेट्स से आप किसी रेस्टोरेंट में हो, रेस्टोरेंट में जाके आप रिक्वेस्ट करते हो वेटर से कि मुझे ये चाहिए, या आप ऑर्डर प्लेस करते हो। जो ऑर्डर प्लेस होता है वो जाके बैक एंड पे बनना शुरू हो जाता है, और इन द मीन वाइल यू डू योर ओन स्टफ। अब वो ओन स्टफ क्या है, अगर मैं लैंग्वेज की एप्लीकेशन की वे में बात करूँ तो वो लोडर चलता रहता है। जब आपको रिक्वेस्ट करते हो, रिक्वेस्ट हैवी हो, तो वो लोडर चलता रहता है, प्लेस होल्डर। और वो लोडर बता रहा होता है कि प्लीज वेट, डाटा इज गेटिंग लोडेड। वो बता रहा होता है कि आपकी पीछे बैक एंड पे वो चीज़ें सर्व हो रही हैं। जैसे ही आपका वो ऑर्डर बन के आपके टेबल पे पहुंच जाता है, तो आप एंटरटेन हो चुके हुए होते हो। तो ये जो रिक्वेस्ट गई है, रिक्वेस्ट का जो रिस्पांस आया है, इस सारे प्रोसेस को रियल टाइम में आप क्या बता रहे हो कि API की एग्जांपल है, जहाँ पे वेटर ने आपका, या ऑर्डर टेकर ने आपका ऑर्डर लिया, जाके उसको प्रिपेयर करवाया, प्रिपेयर करवाने के बाद मुझे आके सर्व किया। तो ये जो एग्जांपल हो रही है, ये API की एग्जांपल है। प्लस, अब अगर मैं बात करूं रियल टाइम एग्जांपल की कि यार पोस्टमैन पे अगर हम बात करें, पुट और पैच की, मैं रियल टाइम की बात करता हूं। तो फॉर एग्जांपल यार, अगर मैं अपना NSE बनवाने की कोशिश करता हूं, और मैं जाता हूं जाके इटसेल्फ अपने आप के बारे में बताता हूं कि यार मैं ये पर्सन हूं, मेरी ये इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन मैंने जहां सिग्नेचर किए थे वो सिग्नेचर पुराने हैं, मुझे न्यू अपडेट करवाने हैं। तो मैं अपने न्यू अपडेट करवाऊँ। अब मैं खुद गया हूँ पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट, और जाके मैंने अपना जो काम करवाना था, सिर्फ माइनर सी चेंज रिक्वायर्ड थी, वो मैंने माइनर चेंजेस जाके मैंने बताई, और वो मेरी चेंजेस हो गई और मेरा काम हो गया। सेकेंडली, अब अगर मैं लेट्स से मेरे को बहुत ही माइनर चेंज कहीं पे रिक्वायर्ड है, और मुझे वो चेंज करवानी है, लेट्स से अब वो माइनर चेंज क्या हो सकती है, मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, मेरी कोई डॉक्यूमेंटेशन है, या मैं अगर बैंकिंग की बात करूं, बैंकिंग में अगर मैं बात करूं, मैंने अपना पासवर्ड चेंज करवाना है, या मैं ऑनलाइन पोर्टल पे एक्सेस करना चाह रहा हूं, तो उसके लिए मैंने बताता हूं कि मेरा ये प्रीवियस पासवर्ड था, या और मेरा अब जो रिमेनिंग न्यू पासवर्ड है, मुझे वो चाहिए। वो मेरे से पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं पूछती, वो मेरे से सिर्फ टू दी पॉइंट इन्फॉर्मेशन पूछती है कि आपको ओल्ड पासवर्ड पता है। मैं कहता हूँ नहीं पता। वो मेरे से पूछती है कि अच्छा यार, आप ये बता दें कि फैमिली में एक पर्सन का नाम पूछती है, एंड दैट इज इट। फिर मुझे बताती है कि आप न्यू लिंक चेक करें, मैं उसको पकड़ के मैं कर। तो वो सिर्फ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन पूछी, मेरी पूरी डिटेल नहीं पूछती। जब उसने मेरा अकाउंट क्रिएट किया था, उसको पूछी थी, वो तमाम इन्फॉर्मेशन नहीं पूछती।
तो जब आपने कोई चीज़ अपडेट करनी हो सर्वर पे और आपको पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट भेजना पड़े और चीज़ों को अपडेट करना पड़े, ये पुट की एग्जांपल है। और लेकिन ऐसे अगर आपने कोई रिसोर्स को अपडेट करना ऑन दी सर्वर साइड और आप चाहते हो कि पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट ना भेजो, स्पेसिफिकली आप आईडी बता दो कौन सी आईडी के अगेंस्ट आपने वो सर्वर का जो रिसोर्स है उसको अपडेट करना है, और जो अपडेट करना है सिर्फ रिक्वेस्ट आईडी में वो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन भेज दो, पूरे का पूरे ऑब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन भेजने की जरूरत नहीं है, तो वो आपकी पैच की रिक्वेस्ट होगी। हम ये दोनों देख भी रहे होंगे इंशाल्लाह। डिलीट की क्या मेथड है? डिलीट का मेथड बेसिकली टू डिलीट रिक्वेस्ट फ्रॉम द सर्वर साइड। रिसोर्स को अगर हमने सर्वर साइड पे डिलीट करना तो हम डिलीट को यूज कर रहे होते हैं। हेड क्या होता है? हेड का मेथड अगर हम यूज करें ना तो हमें ये बता रहा होता है एप्लीकेशन की हमें इन्फॉर्मेशन बता रहा होता है। गेट के अंदर भी हम लोग हमें बेसिकली पता तो चल जाती है कि हमारी एप्लीकेशन की इन्फॉर्मेशन क्या है, गेट के हेडर में भी वही कुछ पड़ा होता है। लेकिन अगर स्पेसिफिकली आपने सिर्फ ये देखना हो कि आपसे कोई पूछ ले कि हेड क्यों यूज होता है, तो बेसिकली एप्लीकेशन की इन्फॉर्मेशन को हमें गेट करना हो तो हम हेडर को यूज कर रहे होते हैं। ऑप्शंस क्यों यूज करते हैं? देखो यार, आप अगर ये देखना चाहो कि इस यूआरएल के अगेंस्ट मैं किस किस तरह की रिक्वेस्ट भेज सकता हूँ, तो वो रिक्वेस्ट की जो फॉर्मेट्स को जानने के लिए आप ऑप्शंस को यूज करते हो। ऑप्शंस बेसिकली आपको बताता है किस फॉर्मेट्स में आप रिक्वेस्ट भेज सकते हो इस यूआरएल के अगेंस्ट। अच्छा, ट्रेस क्या होता है? ये रिक्वेस्ट डिबगिंग के लिए यूज होता है। अगेन, आप अगर कोई चीज़ भेजते हो और आप एक ऐसी चीज़ भेज देते हो जो कि आपकी ही रिक्वेस्ट से रिलेटेड, आपको समझ नहीं आती मैं क्या गलत भेज रहा हूँ, तो आपको बता देता है कि इस जगह पे आगे आपकी रिक्वेस्ट जो है ना वो फेल हो रही है, आप देख लोगे क्या है। Having said that, enough wait. Now let's just move on towards the postman. Is it visible? Please, anyone will let me know. No, Hassan. Okay, let me just share my Yep. screen. It is visible. Perfect. Okay, so for that, what I did for today's session, मैंने एक SQL Circle के नाम से एक मैंने collection बनाई। अब हम देख लेते हैं इसका एक हसन, जी पोस्टमैन वाली स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, काइंडली चेक करें आप। जी ये ब्राउजर वाली हो रही है। जी श्योर, मैं चेक करता हूँ। Give me a second, I'm just on it. Okay, so I have to actually reshare the screen, and for that I need to change my tab. Actually, I just go with the entire screen. Once it gets visible, then do let me know so that I can proceed. Now is it visible? Sure. Not yet. Okay, do let me know. I have specifically shared the postman. I think हो रही है, लेकिन अभी लोडिंग टाइम लगेगा शायद। No worries. सो इससे पहले कि ऑडियंस बोर हो, मैं उनको बताता चलूँ कि जो पोस्टमैन जो हम लोग यूज़ कर रहे होंगे उसके मैं डिफरेंट टैब्स के बारे में बताता हूँ कि डिफरेंट टैब्स किस किस तरह से हम यूज़ कर रहे होंगे, यूआरएल किस तरह से सेट कर रहे होंगे, रिक्वेस्ट मेथड किस तरह से सेट कर रहे होंगे, कलेक्शन किस तरह से बनती हैं, एनवायरनमेंट वेरिएबल हम किस तरह से बना रहे होंगे, किस तरीके से हम एक रिक्वेस्ट से इंफॉर्मेशन निकाल के उसको दूसरी में पेस्ट कर रहे होंगे, एंड अप टू सो ऑन। आई बिलीव हसन अभी तक शेयर नहीं हुई, आप अगेन कर लें शेयर। और मेरे ख्याल में तब तक अगर अभी तक के किसी के क्वेश्चन हैं तो क्वेश्चन ले सकते हैं हम एक आध। जी श्योर। पार्टिसिपेंट में से अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो अपने आप को अनम्यूट करके अभी एक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। My name is Abdurrahman. So I have a question. Can I ask? Yeah, sure. So last week I had an interview. So basically there was a question which I have in mind and didn't got answer from Google as well. So the question is why there is a need to use Postman or API testing for a QA engineer as compared to developer भी, मतलब developer भी अगर वो testing कर रहा होता है, Postman use कर रहा होता है, तो why there is a need of a QA to test those?
ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यार अपना नाम दोबारा बताइएगा, सॉरी आई फॉरगॉट दैट। My name is Abdul Rahman. हाँ अब्दुल रहमान, देखो पॉइंट इज रियली सिंपल। पोस्टमैन को जो जब डेवलपर यूज करता है ना, देन ही यूजेस फॉर द यूनिट टेस्टिंग, राइट। वो कभी भी पूरी कलेक्शन को टेस्ट नहीं कर रहा होता। व्हाट ही डज, वो सिंपली यूनिट टेस्ट लिखने से पहले यूनिट टेस्ट होते हैं हमें थोड़ा जानने की जरूरत है। फॉर एग्जांपल मैंने अपना कोड लिखा, कोड की जब मैं एक लाइन भी लिखता हूँ ना, लेट्स से इफ की कंडीशन भी मैंने लिखी है, फॉर लूप भी लिखा है मैंने, फॉर लूप के अंदर 3 स्टेटमेंट्स भी अगर लिख दिए हैं, उन 3 स्टेटमेंट के अगेंस्ट, हर एक स्टेटमेंट के अगेंस्ट मुझे एक यूनिट टेस्ट लिखना पड़ेगा कि ये लाइन ऑफ कोड मैंने ठीक लिखा है या नहीं लिखा। इसको आप कहते हो यूनिट टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग जब भी एक डेवलपर परफॉर्म करता है वो रिलेटेड टू स्पेसिफिक एपीआई के अगेंस्ट ही परफॉर्म करता है, वो कभी भी आपकी कलेक्शन को पूरी को टेस्ट नहीं कर रहा होता। व्हाइल ऑन द अदर हैंड व्हाट क्यूए डज, क्यूए इस तरीके से नहीं टेस्ट करता कि वो एक एपीआई को टेस्ट करे एंड मूव ऑन। व्हाट ही डज, वो एक फ्लो को चलाता है कि अगर मैं ये एपीआई चलती है, इस एपीआई से मुझे ये रिस्पांस मिलता है, इस रिस्पांस को मैं फलां एपीआई में पास करता हूं तो मेरे पास रिस्पांस क्या आएगा। सो बेसिकली ही एग्जीक्यूट्स एंटायर एंड टू एंड टेस्टिंग ऑन दैट पर्टिकुलर कलेक्शन। उससे क्या होता है कि आपको डिफरेंट एपीआई का जो बिहेवियर होता है वो समझ आ रहा होता है। प्लस आप क्या कर सकते हो, आप अपने डेवलपर्स को समटाइम ये भी बोल देते हो कि मैंने इस एपीआई के ऊपर लोड पुट करना है, राइट। तो मुझे इसके ऊपर लोड पुट करने के लिए मैं एक ऑब्जेक्ट की बजाय 10 जो ऑब्जेक्ट्स हैं या 1000 ऑब्जेक्ट जो है इसकी रिक्वेस्ट बॉडी में भेजना चाह रहा हूँ सिमिल्टेनियसली एट द सेम टाइम। तो अब इसके अगेंस्ट एपीआई कैसा रिस्पॉन्ड करेगी, मैं उसको टेस्ट कर रहा हूँ। सो ये जो टेस्टिंग माइंडसेट है, टेस्टिंग टेक्निक्स हैं, ये मैं यूज कर रहा हूँ, वो डेवलपर नहीं कर रहा होगा। प्लस दूसरी बात कि एपीआई को जब वो टेस्ट कर रहा होगा, वो सिर्फ ये देख रहा होगा कि सर्विस ये इसकी अप और रनिंग है या नहीं, दैट इज इट। या बहुत रेयर केसेस में वो चेक कर रहा होगा कि इसका स्टेटस कोड क्या हो रहा था, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में व्हाट दे डू के वो सिंपली एपीआई को हिट मारते हैं, यूआरएल के ऊपर वो देखते हैं इसकी हेल्थ क्या है। हेल्थ में अगर आ जाता है अप, तो इट मींस कि वो अप एंड रनिंग है और वो अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। व्हाइल ऑन द अदर हैंड एज ए क्यूए व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू मेक श्योर कि ये जो राइट स्टेटस कोड है वो भी रिटर्न कर रही है कि नहीं कर रही, रिस्पांस में जो डाटा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो रिस्पांस आ भी रहा है या नहीं आ रहा। सो ये 2 से 3 चीजें जो एज ए क्यूए हम कर रहे होते हैं वो डेवलपर नहीं कर रहा होता। डेवलपर सिर्फ ये देखता है कि चल रही है सर्विस के नहीं, एंड आफ्टर दैट ही स्टार्ट राइटिंग द यूनिट टेस्टिंग, दैट इज इट। एंड अगेन यूनिट टेस्ट होता है रिलेटेड टू द लॉजिक व्हिच दे रोट फॉर देयर कोड, नॉट फॉर द एपीआई itself. Is it clear? Yeah, it's clear. Okay. Thank you very much. Great. Is there any question? Okay. Yeah, मुकद्दस आपने हैंड रेज किया हुआ तो यू कैन आस्क क्वेश्चन। मीनवाइल हसन आप चेक कीजिएगा कि आपकी इंटायर स्क्रीन शो हो रही है या ऑप्शन है आपके पास इंटायर स्क्रीन शो करने का। Actually, Zubair, I'm doing the same thing, but the point is my screen is not getting shared whenever I select the entire window option. I don't know why, but I'm trying that. ओके, पोस्टमैन मेरे ख्याल में वेब बेस भी हो सकता है। अगर ब्राउजर तो हो रहा है वो पहले वाला शेयर, तो आप उधर सेटअप कर लें। For that, I believe I need to. Okay, let me just check what I can do. In the meanwhile, if there is any question, do not question. Muqaddas, you can ask question. Assalamu alaikum. Sir, I have a query. What's the difference between REST assured API and simple API? Like REST assured API and REST API both are same, and I think I mean that both are different. So what's your good name? Okay, so Muqaddas, the point is, I think in the session I clearly mentioned that the simple API and REST API basically are the same thing. REST API is the basically web service, and web service requires network to perform their operations, right? REST API basically one of the type of web service, right? So basically it is one of the web service. Yes. While on the other hand, simple API may or may not require network to perform their operations. एक इसमें चेंज मैं और भी बताता चलूं, यूजुअली एक टर्म यूज होती है कि जितनी भी वेब सर्विसेज है ना वो आपकी एपीआईज हैं, लेकिन जरूरी नहीं जितनी भी एपीआईज हैं वो आपकी वेब सर्विसेज हों। अब ये बात वही है, जिन एपीआईज को इंटरनेट रिक्वायर्ड है वो वेब सर्विस होगी, इट मींस वो एपीआईज होंगी वेब सर्विसेज। और जो सिंपल एपीआईज हैं उनको जरूरी नहीं कि इंटरनेट रिक्वायर्ड हो, तो वो आपकी सिंपल एपीआईज हैं। अगेन काम दोनों का सेम वही है कि रिक्वेस्ट लेनी है यूजर से, उसके अकॉर्डिंगली अगर ऐसे विद इन द सिस्टम पड़ी है लाइब्रेरी की फॉर्म में तो सिंपल एपीआई है, तो उसका काम वही है, यूजर की रिक्वेस्ट ली, उसकी रिक्वेस्ट को एंटरटेन किया और उसको रिजल्ट दिखा दिया। वेब सर्विस का भी यही काम है, रिक्वेस्ट को पकड़ा, वो देखता है कि रिक्वेस्ट किस तरह की है, लाइब्रेरी टाइप की है या मुझे दूसरे सर्वर पे ट्रैवल करके जाना पड़ेगा। वो रिक्वेस्ट पकड़ता है, उसको लगता है कि यार मुझे इंटरनेट पे ट्रैवलिंग रिक्वायर्ड है, जो इंटरनेट पे ट्रैवलिंग हो रही है उसकी टुवर्ड्स द अदर सर्वर, तो ये वेब सर्विस बन जाएगी कि ये भाई वेब पे सर्विस लेने जा रहा है।
अगर सिस्टम के अंदर से सर्विस लेगा तो इट मींस कि वो लाइब्रेरी है और एपीआई है उसमें। सर वो बेसिक कंसर्न ये है कि रेस्ट अश्योर्ड एपीआई और रेस्ट एपीआई both are same or different. REST assured is basically one of the automation framework, right? And REST API is simple the web service. And अब REST assured है basically automation framework है जो कि हम API को automate करने के लिए use कर रहे होते हैं। अब उसमें आप REST APIs को automate कर रहे होते हो और REST APIs का मैंने आपको बता दिया कि web services होती हैं। तो REST assured is basically आपके पास एक automation framework है जिसके थ्रू आप अपनी web services को automate कर रहे होते हो, specifically REST APIs को या SOAP को, whatever जो भी आपकी requirement हो। Is it clear? Yes, thank you so much. Yes, Waleed? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हसन, मेरा क्वेश्चन था पोस्टमैन ऑटोमेशन से रिलेटेड। बेसिक लेवल पे मैंने एपीआई ऑटोमेशन की भी है, रेस्ट एश्योर्ड के थ्रू भी की हुई है, कैटलॉन के थ्रू भी की हुई है और पोस्टमैन के थ्रू भी की है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या आप पोस्टमैन पे CI/CD रन कर सकते हैं? लाइक अगर कुछ चेंज होती है, कुछ नई माइक्रो सर्विसेज डिप्लॉय होती हैं बैकएंड की तरफ से, तो आप कुछ इस तरह कर सकते हैं? हाँ यार, ये बहुत एक्सीलेंट क्वेश्चन है कि व्हाट अबाउट CI। यस, इसमें आपको बताता चलो हम CI को इंटीग्रेट कर सकते हैं। हम अपनी कलेक्शन को रन करें और CI चले, उसके अकॉर्डिंगली देखें API चल रही है कि नहीं चल रही। यस, वी कैन डू दैट, बट इट इज़ नॉट रिकमेंडेड एट ऑल व्हेन इट कम्स टू पोस्टमैन। व्हाई? क्योंकि पोस्टमैन की कुछ लिमिटेशंस हैं, जबकि इसके लिए हमारे पास एक अपने पास फुल फ्लैश ऑटोमेशन फ्रेमवर्क्स अवेलेबल है। लाइक रेस्ट एश्योर्ड की बात कर लो, कराटे की बात कर लो। आप अगर बात करते हो पाइथन में, तो पाइथन के डिफरेंट स्क्रिप्ट्स हैं, रूबी एंड रेल्स के डिफरेंट स्क्रिप्ट्स हैं, API फॉर द ऑटोमेशन। सो when there is something available for something, then there is no point to go with that option which has limited options. So postman can be used for the CI, but it is not recommended. Why? Because it becomes rigid when it comes to large data set. अब आपके पास large number of APIs आ गई, आपने उनके ऊपर CI चलानी, then it would be idiot thinking to automate or to integrate CI with the postman. आप अगर प्रोजेक्ट आपका इतना बड़ा, then why don't you go with the other automation frameworks like REST assured and Karate and some others? So answer is it is not recommended, but yes, we can do that. Okay, thank you. You're welcome. Okay, so Zubair, I'm trying my level best, but unfortunately I'm not able to find any option. So let me just retry one more time. For that, let me just see what I can do further. At the same time, guys, if you have any question, then please go ahead so that we do not waste any time. ओके हंसला, आप क्वेश्चन कर लें, आपने हैंड रेज किया हो काफी देर से। I believe he's not available. Yes, Hazik, I think you just raised your hand. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी एक्चुअली मेरा सवाल ये था कि एक दफ़ा ना इंटरव्यू दिया था, तो ये सवाल क्या पोस्ट की हाजिक अपना माइक जरा पास कर लें, आपकी आवाज कम आ रही है। जी मैं ये बोल रहा हूँ कि हम पोस्ट की जो API यूज़ करते हैं डेटा भेजने के लिए, तो क्या ये चीज़ हम अचीव कर सकते हैं गेट की API के थ्रू? यार इंटरेस्टिंग। मैं आपको एक बात बताऊं, भेज सकते हैं गेट के थ्रू, लेकिन अब एक बात है कि ये एक नेक्स्ट चीज़ है कि कैसे भेज सकते हैं उसको, क्या ट्रिक्स यूज़ कर सकते हैं, बट अगेन नॉट रिकमेंडेड कि गेट के थ्रू आप पोस्ट की रिक्वेस्ट भेजो। पोस्ट का मतलब ही ये है कि वो एक चीज़ है, मैं जैसे प्रीवियस क्वेश्चन भेजा था कि जब हम चीज़ों को क्रिएट कर रहे होते हैं ना, तो पोस्टमैन खुद कहता है कि यार पोस्ट को रिक्वेस्ट को यूज़ करो टू क्रिएटिंग रिसोर्सेज ऑन द सर्वर। इट मीन्स कि उसने उसकी जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन है उसके अकॉर्डिंगली अपने हेडर में सेट करनी होती हैं कि ये रिक्वेस्ट में आपके पास इस फॉर्मेट में अगर रिक्वेस्ट जा रही है तो देन वापसी में इसी फॉर्मेट में आपके पास रिक्वेस्ट आएगी भी। गेट के अंदर आपको सारी कॉन्फ़िगरेशंस खुद करनी पड़ेंगी, हेडर के अंदर जाके सारी इंफॉर्मेशन चेंज करनी पड़ेगी। सो एक चीज जब आपको बिल्ट इन नहीं है,
Exactly. So it is not recommended. We should go with the post. But yes, at some extent, I was hearing from one of my senior developer that we should make post requests through Get. And at that time, I realized, okay, yes, we can do that in that way as well. But it is not recommended at the end what he said. So I'm gonna say the same thing. We should not do that. To create post requests using Get. थैंक यू एंड यार एक इंटरव्यू में ना क्वेश्चन और बड़ा इंटरेस्टिंग पूछते हैं बॉयज, अगर हमारे पास स्क्रीन शेयर नहीं हो रही तो हम उसको डिस्कस करते हैं। वो पूछते हैं ऐसे यार, हमने एक यूज़र है, उसने अपनी आपको रजिस्टर करने के बाद उसने अपनी ईमेल को अभी तक वेरीफाई नहीं किया और वो दोबारा खुद को रजिस्टर करने की यूज़र कोशिश करता है, तो क्या सर्वर रिस्पॉन्स कोड भेज रहा होगा? तो बॉयज उस केस में हमारे पास जो रिस्पॉन्स आता है वो आता है 208 विच इज़ ऑलरेडी रिपोर्टेड। एक बंदे ने ऑलरेडी रजिस्टर किया है, बस अपनी ईमेल को वेरीफाई नहीं किया, तो उस केस में अगर वो दोबारा खुद को रजिस्टर करने की कोशिश करेगा तो उस केस में जो सर्वर रिस्पॉन्स करेगा वो होगा 208 विच इज़ ऑलरेडी रिपोर्टेड। एक और मेथड बड़ा पूछा जाता है कॉमनली कि 204 क्यों आता है? तो जब हम रिक्वेस्ट को अपडेट करते हैं या डिलीट करते हैं ना, तो समटाइम जो पोस्टमैन होता है वो 200 का रिक्वेस्ट भेजता है रिस्पॉन्स स्टेटस कोड, और समटाइम वो 204 का भेजता है विच इज़ नो कंटेंट। एक और बड़ा पूछते हैं कि यार लेस से मैंने एक रिक्वेस्ट भेजी है, वो सही नहीं भेज रहा, तो उस केस में मेरे पास सर्वर क्या रिस्पॉन्ड भेजेगा? तो अगर लेस से आपने यूआरएल जो कि एप्लीकेशन या सर्वर सपोर्ट ही नहीं करती, ऐसा यूआरएल भेज रहे हो रिक्वेस्ट में, तो सर्वर रिस्पॉन्ड करेगा 404 विच इज़ नॉट फाउंड, 400 सॉरी बैड रिक्वेस्ट। और अगर लेस से आप एपीआई के अंदर वो यूजर नेम और पासवर्ड एक्सपेक्ट कर रहा है और आप वो नहीं भेज रहे हो उनमें से कोई भी एक चीज़, और सर्वर के रिसोर्स को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो, तो इस केस में जो सर्वर रिस्पॉन्स फेंकता है वो 401 है विच इज़ अनऑथराइज्ड एरर। इन केस आप एक ऑपरेशन परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हो जो कि सपोर्टेड ही नहीं है, आपको उसकी प्रिविलेजेस नहीं है। फॉर एग्जांपल, आप एक जनरल यूजर के तौर पे आपने सिस्टम को लॉगिन किया और आप यूजर को क्रिएट करने की कोशिश करते हो, तो आपको वो अलाउ ही नहीं है सिस्टम। इस केस में सर्वर जो रिस्पॉन्स फेंक रहा होगा वो होगा 403 विच इज़ फॉरबिडन एरर। इसी तरह से अगर आपके पास आप एक रिक्वेस्ट मेथड है पोस्ट का और आप सारी इन्फॉर्मेशन सेम रखते हो, पोस्ट की रिक्वेस्ट बॉडी भी सेम रहती है, यूआरएल भी सेम रहता है, हेडर भी सेम रहते हैं, और आप उसका बस मेथड चेंज कर देते हो पोस्ट से गेट। जब हम रिक्वेस्ट मेथड को चेंज करते हैं ना, तो उस वक्त जो सर्वर रिस्पॉन्स फेंक रहा होता है वो होता है 405 मेथड नॉट अलाउड। फिर एक इस तरह से सर्वर क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेट्स से एक मेरे पास टोकन है वो एक्सपायर हो गया है, अब मैं उस एक्सपायर टोकन को एक्सेस कर रहा हूँ, तो सर्वर का रिस्पॉन्स कोड क्या होगा? तो वो होगा 406 विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। एक इसी तरीके से पूछा जाता है कि लेट्स से एक यूजर ने ऑलरेडी सक्सेसफुली खुद को रजिस्टर कर ली है, अब वो यूज भी कर रहा अपना सिस्टम, अब वो दोबारा अपने आप को साइन अप करने की कोशिश करता है, तो रजिस्ट्रेशन के केस में उसको क्या एरर कोड आना चाहिए? वो आना चाहिए 409 विच इज कॉन्फ्लिक्ट एरर। फिर इसी तरीके से 500 की सीरीज चलती है, जो मेजरली पूछा जाता है वो पूछा जाता है लेट्स से कि 500 स्टेटस को क्या है, तो वो है यार इंटरनल सर्वर एरर। और 502 क्या है? लेट्स से आप एक ऐसा गेटवे एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो, सर्वर साइड पे एक ऐसा पाथ फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो, एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो जो कि सर्वर पे एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो वो है 502 बैड गेटवे। और लेट्स से अगर एक ऐसी सर्विस है जिसको आप एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो जो कि सर्विसेज अप नहीं है, अप एंड रनिंग नहीं है। फॉर एग्जांपल, पिछले दिनों में मैं स्टैंडर्ड चैटर ऐप यूज़ कर रहा था, उसमें मैं लॉगिन की फंक्शनैलिटी नहीं चल रही थी, तो वो कह रहे थे सर्विस अनअवेलेबल, वो होता है 503। जब आप कोई ऐसी सर्विस को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं जो कि अवेलेबल नहीं होती, तो उस केस के अंदर वो आपको कह देता है सर्विस अनअवेलेबल। तो ये कुछ इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चन पूछते हैं वो ट्रिकी किस्म के स्टेटस कोड से रिलेटेड। आई थॉट आई शुड लेट यू नो गाइस कि ये भी पूछा जाता है। And Zubair, unfortunately, I tried my level best, but I'm not able to again share that. So, can you share your Hassan, screen? I can share my collection with you, and I can take control of your Postman, and I can demonstrate things on your Postman if you can do that for us. हसन, एक तो ये सोल्यूशन है कि मैं अपने पास शेयर कर लेता हूँ, बट एक और चीज़ हम डिस्कस कर रहे थे कि हम इसको ब्रेक डाउन कर लेते हैं 2 सेशंस के अंदर। मतलब एक के अंदर आपने ये सारा ओवरव्यू दे दिया और नेक्स्ट हम अगले वीक इसका वर्कशॉप लाइव हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस जिसमें आप इनको करवा दें, तो एक ये भी ऑप्शन है। तो आई एम ओपन फॉर बोथ, if they are good to go with that, then I'm definitely up for that. I don't have any issue. ठीक है, आज फिर हम मजीद क्वेश्चन वगैरह ले लेते हैं पार्टिसिपेंट्स की तरफ से। और नेक्स्ट हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, हसन, आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। आई रिकमेंड कि रीजॉइन करके आप ट्राई करके देखो। Yes, I can do that. Actually, this is a good option. But in the meanwhile, if someone have any question, then they can ask. So after that, I'll be retrying to connect with the person. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये एक क्वेश्चन मुझे पूछना है कि ये रेस्ट में और सोप में क्या डिफरेंस है,
और सेकंड ये कि अभी आपने जो ये स्टेटस कोड बताए और इसकी डिस्क्रिप्शन बताई है, तो समहाउ अगर डेवलपर ये सेम डिस्क्रिप्शन नहीं रखता तो क्या ये इशू होगा, या फिर अगर वो अपनी मर्जी से डिस्क्रिप्शन रख दे कोई भी 502 के अगेंस्ट, 401 के अगेंस्ट, या जो भी कोड्स आपने बताए? यार ये एक्सेलेंट क्वेश्चन है, और ये इसको मैं रिलेट करना चाहूँगा प्रीवियस क्वेश्चन के साथ, जिसने मेरे से पूछा था कि उन्होंने मेरे से पूछा था कि पोस्टमैन अगर डेवलपर भी यूज़ कर सकता है तो मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस हम इधर आएगा जो मैं अभी बताने लगा हूँ। राइटली सो यू सेड के अगर लेट्स से स्टेटस कोड डिफरेंट आ रहे हैं तो डेवलपर को देखना चाहिए। डेवलपर अगर नहीं देखता देन हम डेवलपर पे नहीं रह सकते। वो हमारे क्यूए के ऊपर हम उनको करेक्ट करवाएंगे, यार अगर मैं ये करूँ तो इसके अगेंस्ट मुझे सर्वर इस स्टेटस कोड के साथ रिस्पॉन्ड करना चाहिए, करेक्ट रिस्पॉन्स नहीं है। और वो आपने बिल्कुल ठीक है, वो क्यूए एंड पे आता है कि वो उनसे डेवलपर को क्या कि स्टेटस कोड को करेक्ट करवाए। नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा कि डेवलपर्स यूजली अगर उस तरह से नहीं करते तो क्या होगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हीरो क्यूए एक ऐप है, वो नेक्स्ट सेशन में मैं वही करवा दूंगा। उसमें अगर आप कोई रिसोर्स को डिलीट करते हो ना, तो स्टेटस को डिलीट के केस में आना चाहिए 200, लेकिन वो बुकिंग ऐप के ऊपर जब आप डिलीट की रिक्वेस्ट चलाते हो ना, तो वो स्टेटस कोड दे देता है क्रिएटेड 201, विच मीन्स this is totally unexpectable behavior shown by the server. उसको कहना चाहिए deleted successfully with this 200 status code, but instead of showing that, what he does server does के वो 201 status code दे देता है created successfully. तो yes, as a QA we need to make sure कि जो status code आ रहे हैं वो correct आए, और अगर नहीं आ रहे तो developer को क्या कि हमें उन APIs के against उनको incorporate करवाना चाहिए। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन मेरा, रेस्ट एंड सोप में क्या डिफरेंस है प्लीज? यार वो मैंने एक्चुअली सेशन में कोई रेस्ट एंड सोप इतना वो कर दिया ना कि आई थिंक अभी सबको याद होगा, तो मैं फिर बता देता हूँ रेस्ट क्या है, बेसिकली सोप क्या है। रेस्ट एक आर्किटेक्चर है, सोप एक प्रोटोकॉल है। रेस्ट जो है वो लाइट वेट है, सोप एक हैवी वेट है। अगेन जो रेस्ट है वो सिर्फ स्पेसिफिक फॉर्मेट्स को सपोर्ट करता है, मोर फॉर्मेट्स को सपोर्ट करता है, लाइक प्लेन टेक्स्ट, एचटीएमएल, जेसन, एक्सएमएल। डाटा को एक्सचेंज करने के लिए रिक्वेस्ट भी आप इन फॉर्मेट्स में भेज सकते हो, रिस्पॉन्स भी फॉर्मेट्स में आ सकता है। जो सोप है वो सिर्फ एक्सएमएल फॉर्मेट में रिक्वेस्ट लेके जाता है, इसी फॉर्मेट में उसको रिस्पॉन्स मिल सकता है। ठीक है, उसके अलावा इसमें क्या होता है कि जो रेस्ट की एपीआईज है उनको डिफरेंट तरह की एचटीटीपी रिक्वेस्ट में आप यूज कर सकते हो, लाइक गेट, पुट, पैच, डिलीट एक्सेट्रा, जबकि सोप को सिर्फ आप पोस्ट के अंदर यूज कर सकते हो, पोस्ट रिक्वेस्ट के अंदर। तो ये इसके कुछ डिफरेंसेस हैं। प्लस सोप के अंदर जो आप सर्विसेज को बिजनेस लॉजिक को एक्सपोज कर रहे होते हैं वो होती हैं सर्विसेज इंटरफेसेस के थ्रू। रेस्ट के अंदर जब आप बिजनेस लॉजिक को एक्सपोज करते हो वो थ्रू यूआरएल कर रहे होते हो। तो ये इसके कुछ मेन पॉइंट्स हैं। और फिर एक ये भी पूछ लेते हैं कि फिर सोप का एडवांटेज क्या ओवर दी रेस्ट। तो सोप का एडवांटेज ये है कि सोप प्रोटोकॉल है, देयरफॉर इट कैन प्रोवाइड एक्स्ट्रा सिक्योरिटी ओवर रेस्ट। रेस्ट का एडवांटेज ये है कि ये ज्यादा फॉर्मेट्स को सपोर्ट कर रहा है, डाटा एक्सचेंज, और इसी तरीके से ये लाइट वेट है। प्लस इसको डिफरेंट तरह की एचटीटीपी रिक्वेस्ट में हम यूज कर सकते हैं, और ये लाइट वेट है एज कम्पेयर टू सोप। सोप हैवी वेट है। तो ये इसके कुछ डिफरेंसेस हैं। हमजा, इज इट क्लियर? जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। यू वेलकम। मेरा एक क्वेश्चन था, क्या मैं पूछ सकता हूँ? जी सर। अच्छा, जब फर्ज करें हमारे पास कोई एपीआई में इशू आता है, कोई एरर आ जाता है, एपीआई जैसे क्रैश हो जाती है, तो हम पोस्टमैन पे आके उसको जाके चेक करते हैं, उसके सारे ऑथराइजेशन वगैरह भी देते हैं, उसका टोकन भी होता है वो, या रिक्वेस्ट हेडर में भी अपना डाटा दे के देते हैं, तो उसका रिस्पॉन्स आगे से आता है। तो हम किस तरह से डेवलपर को बताएंगे कि इसकी इस लाइन पे या इस कोड में यहाँ पर आपको आईडी नल जा रही है, ये इशू आ रहा है, तो वो हम कैसे चेक करेंगे? अच्छा यार, ये एक चीज़ है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिबगिंग एंड टेस्टिंग, राइट? डिबगिंग क्या होती है? डिबगिंग का मतलब ये होता है टू एनालाइज डिफेक्ट्स। वो किस तरह से, वो रूट को उसको एनालिसिस करता है, फाइंड करता है डिफेक्ट किस वजह से आ रहा है, और उसको फिक्स आउट करना उसका काम होता है। डिबगिंग का काम डेवलपर का होता है। हमारे एंड पे टेस्टिंग। टेस्टिंग में क्या होता है? टू फाइंड डिफेक्ट्स बाय कंडक्टिंग फेलियर्स ऑन द एप्लीकेशन और प्रोडक्ट। दैट्स इट। हमने पता चल गया कि इस एपीआई में मैं जब ये काम करता हूँ तो इशू आ रहा है, हम उसको वो स्टेप टू रिप्रोड्यूस करके बता सकते हैं, बट हमारे पास लोकली सेटअप नहीं होता कि हम उसको देख के बता सकें। हम मैक्सिमम क्या कर सकते हैं कि हम देख सकते हैं कि रिक्वेस्ट जो है वो कंसोल करके देख सकते हैं पोस्टमैन के ऊपर रिक्वेस्ट सही आ भी रही है कि नहीं आ रही, जो हम लोग रिक्वेस्ट भेज रहे हैं इस रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर, वो प्री रिक्वेस्ट का स्क्रिप्ट लगा के हम देख सकते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अब वो पोस्ट होने के बाद किसी से खराब होती है, वो डेवलपर एंड पे होता है उसकी डिबगिंग करना, क्योंकि डिबगिंग का काम डेवलपर का है। हमारा काम टेस्टिंग है, टू फाइंड डिफेक्ट्स, और वो किस तरह से हम कर रहे होते हैं। हमने एक नेगेटिव चीज़ चला दी
उस नेगेटिव को हमें पता होना चाहिए क्या नेगेटिव चलाने से ये चीज़ फट रही है। बाकी वो डिबगिंग किस तरह से कर रहे होते हैं, वो स्पेसिफिक उस लॉजिक के पास जाते हैं, वो स्टेप टू रिप्रोड्यूस वो चलाते हैं और उधर जाके डिबगिंग लगा के डिबगर लगा के उस लाइन ऑफ कोड पे जाके उस एक्सप्रेशन को वैल्यूएट कर लेते हैं और वैल्यूएट करने के बाद उनको आइडिया हो जाता है अच्छा एग्जैक्ट इशू है क्या ये भेजने के बाद। तो मैंने एनीवे आपको डिबगिंग का भी बता दिया, बट डिबगिंग वो खुद कर रहे होते हैं। इज इट क्लियर? ओके, तो इसका मतलब है फिर हमारा जो है वो हमारा स्टेटस कोड के साथ ही ज़्यादातर काम रहेगा। एग्जैक्टली क्योंकि आपके पास लोकल कोड सेटअप नहीं है, तो आप उसको किस तरीके से आइडेंटिफाई कर रहे होगे? ये तो बहुत बड़ा आपने जी वलीद। मसला हल कर दिया। जी यू वेलकम। जी वलीद। ओके, एनीवन एल्स? हसन, हम फिर इसी तरह करते हैं, इसको ब्रेक डाउन कर लेते हैं 2 सेशंस के अंदर, क्योंकि अभी टाइम भी काफ़ी हो गया। तो हम फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक जो है वो इसका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के लिए एक वर्कशॉप कर रहे होंगे पोस्टमैन के लिए। और क्योंकि सब पार्टिसिपेंट्स के हमारे पास कॉन्टैक्ट्स हैं, तो हम इनको ईमेल के थ्रू जो है वो इन्फॉर्म कर देंगे आपको। ईमेल पे जो नेक्स्ट सेशन है उसका लिंक वगैरह और टाइमिंग और सारा कुछ आपको मिल जाएगा। अब हम क्वेश्चंस ले लेते हैं मज़ीद। जी, आप जस्ट एक लास्ट क्वेश्चन मेरा रह गया था, अगर आप माइंड ना करें। जस्ट लास्ट। जी श्योर। जी एक इंडिविजुअली। अच्छा, हमारे पास जो एपीआईज रोजमर्रा के रूटीन में हम अपनी जॉब के दौरान देख रहे होते हैं, अब हमें क्या इन पर भी हमें देखना होता है कि ये रेस्ट एपीआई है या सोप एपीआई है या जस्ट यार अभी पॉइंट ये है कि जो आजकल जितनी भी एप्लीकेशंस आपकी बन रही हैं ना, वो माइक्रो सर्विसेज का आर्किटेक्चर यूज़ करती हैं। माइक्रो सर्विसेज को समझने की ज़रूरत है कि माइक्रो सर्विसेज है क्या। माइक्रो सर्विस बेसिकली रेस्ट एपीआईज हैं। और माइक्रो सर्विसेज को हम क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि इनकी हमें क्या लोग के डिप्लॉयमेंट करना इजी है। इनके अंदर अगर इश्यूज आ जाए तो इनको डाउन करके फिक्स करके अप करना इजी है। हम मॉड्यूल्स को की जो एप्लीकेशंस होती हैं उनको माइक्रो सर्विसेज वाइज डिवाइड कर सकते हैं। तो माइक्रो सर्विस इटसेल्फ एक रेस्ट एपीआई है। तो आजकल जितनी भी एप्लीकेशंस बन रही हैं वो माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर को यूज़ कर रही हैं। और माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर जितनी भी एपीआई यूज़ होती हैं वो रेस्ट एपीआईज होती हैं। सोप के क्योंकि कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, क्योंकि ये बहुत हैवी वेट है ना। तो जब चीज़ें हैवी वेट होती हैं कि लेट्स से 10 यूजर्स एक रिक्वेस्ट को हिट कर रहे हैं और वो ऑलरेडी इतनी हैवी है, कोई इतना ज़्यादा डाटा वो लेके रिक्वेस्ट का सर्वर के पास जा रही है और सर्वर उतनी ही टाइम लगाकर उसको रिस्पॉन्स दे रहा है, तो आप अंदाज़ा लगाओ, आप लॉगिन करके उसके बाद सो जाओ, हुक्का पानी करो, सुबह उठ के देखो भाई रिक्वेस्ट इंटरटेन हो गई है कि नहीं, और फिर वो रिक्वेस्ट इंटरटेन हुई हो। रेस्ट शो ऑन दी अदर हैंड रेस्ट एपीआई क्या करती है, वो क्विकली रिस्पॉन्स ला के देती है कि यार ये आपने मांगा था। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल टू डी स्पेसिफिक डाटा पकड़ती है, डाटा पकड़ के आपके पास रिस्पॉन्स के बाद जाती है, रिस्पॉन्स पकड़ के आपको एंटरटेन कर देती है। तो दैट्स व्हाई कंपनीज आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स द माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर। थैंक यू सो मच। जी वजाहत। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ओके, नेक्स्ट वन। जी तो ये कि एक तो ये कहा जाता है कि रेस्ट एपीआई जो हैं स्टेटलेस हैं, और सेकंड क्वेश्चन ये कि सर कितनी हमें प्रोग्रामिंग आनी चाहिए कि मतलब फॉर एग्जांपल मैं भी सीख रहा हूँ के कॉन्सेप्ट ले रहा हूँ, या मुझे फॉर लूप और ये कंडीशंस वगैरह आती हैं, लेकिन वो आपको पता है प्रैक्टिस कर रहे तो प्रैक्टिस तो हम फिर ये अपने टेस्ट केसेस पे ही करेंगे। तो इसके लिए फिर कोई प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे ऐसा हमें बता दिया जाए, मतलब आइडिया थोड़ी कोडिंग मारी पे। अच्छा यार, जो मैं अंडरस्टैंड कर पाया ना क्वेश्चंस को, तो यार ये एक ना बहुत पेन पॉइंट है फॉर आवर क्यूए कम्युनिटी। मैं इसको ज़रूर हाईलाइट करना चाहूँगा। वो ये है कि हमारी क्यूए कम्युनिटी क्या करती है कि कहीं कंपनी में अगर सेशंस कंडक्ट करवाए ना प्रोग्रामिंग के, तो व्हाट वी डू सिंपली एग्जीक्यूट इफ एल्स स्विच फॉर वाइल डू वाइल एंड यस और कंप्यूटिंग प्रोग्रामिंग इज डन। उसके बाद हमें नहीं पता फंक्शंस को कॉलिंग कैसे करनी है, एसिंग फंक्शंस क्या होते हैं, एसिंग कॉल्स के अलावा हमें ये नहीं पता प्रॉमिस चेनिंग क्या होती है, प्रॉमिसेस क्या होते हैं, हमें ये नहीं पता कि किस तरीके से जावा कलेक्शंस काम करती हैं। जावा के अंदर मैं जावा स्क्रिप्ट की पहले बातें कर रहा था, जावा के अंदर किस तरह से जावा कलेक्शंस काम करती हैं, किस तरीके से ओ के कॉन्सेप्ट्स काम करते हैं। अगर पता है तो वो सिर्फ इंटरव्यू के हद तक पता है कि भाई अगर हमसे किसी ने पूछ लिया तो उसका बता देंगे क्या है, और अगर हमें पूछ रहे हैं इनकैप्सुलेशन वर्सेस पॉलीमॉर्फिज्म है तो वो बता देंगे, इनकैप्सुलेशन वर्सेस एब्स्ट्रैक्शन वो बता देंगे, एब्स्ट्रैक्शन वर्सेस इंटरफेसेस ये बता देंगे। एंड रेस्ट अगर उसने करने को पूछ लिया तो हाथ में फूल जाएंगे और फिर कहेंगे नहीं सर हमने हैंड्स ऑन नहीं किया हुआ, रटा हमने बिल्कुल अच्छा खासा सा किया हुआ है। सो इसके लिए यार रिकमेंडेशन कुछ भी नहीं है भाई। इसके लिए रिकमेंडेशन सिंपली ये है
एक कोटेशन मैं जरूर कोट करना चाहूँगा, अगर आप डेली बेसिस पे एक स्टेप उठाते हो ना और पीछे नहीं बढ़ते बल्कि उसको कॉन्कैट करके आगे बढ़ते रहते हो, तो 365 दिन के बाद जब आप पीछे खुद को देखते हो तो आपके पास प्रोग्रामिंग की जो स्किल्स होती हैं वो एक बेसिक लेवल डेवलपर के इक्विवेलेंट हो गई होती हैं। डेली बेसिस पे एक नया कॉन्सेप्ट सीखो, रिगार्डलेस आपको प्रैक्टिस मटेरियल है कि नहीं है, सिंपली जावा के अंदर जाके मेन का मेथड बना के उसके अंदर सिंपली सी आउट और सीन करके देखते रहोगे। मैंने अगर स्कैनर के थ्रू कोई रिक्वेस्ट इनपुट की है, सॉरी सिस्टम इनपुट ली है और सी आउट करके प्रिंट एलन करके उसको आउटपुट करते रहो। फ्रैंकली स्पीकिंग आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, आपकी सिर्फ इसी तरीके से मेन मेथड के अंदर लूप लगा लगा के फंक्शंस को कॉल कर करके इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि अगर आपसे कल को कोई कोड लिखवा लेगा ना तो बीइंग ए क्यूए आप मर नहीं जाओगे, आप कहोगे यार डूड आई एम रेडी फॉर दैट, मैं करूंगा। नहीं तो हमारे क्यूए का होता क्या है कि रंग लाल हो जाता है सेब की तरह, और हमारा रंग लाल हो नहीं सकता क्योंकि हम वैसे सांवले होते हैं, लेकिन उस वक्त लाल हो जाता है कि यार ये इससे अच्छा तो खून मांग लेते, 1.5 लीटर तो हम वो दे देते जितनी भी बोतल। तो उसको करने का सिर्फ एक बेसिक तरीका यही है कि यार आप हैंड्स ऑन करो, डेली बेसिस पे एक चीज सीखो, डेली बेसिस पे उसको एग्जीक्यूट करो, ट्राई टू रन समथिंग न्यू। क्यूए का मकसद ये नहीं है कि एक मॉड्यूल मिल गया तो 10 दिन उसको टेस्टिंग करते रहो, बताते रहो, देखें सर मैंने कितने इश्यूज फाइंड किए हैं, कितने रिपोर्ट किए हैं, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ रहा। फर्क आपको पड़ रहा है 2 साल के बाद आपको पता लगेगा कि यार मार्केट में आप बहुत पीछे हो, फ्रेशर आपसे ज्यादा ले रहा है और आप स्विच नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप स्ट्रक हो मैनुअल। तो इस सीजन से बचने के लिए, कंपटीशन का पार्ट बनने के लिए, टूल ट्राल सीखने से पहले आप क्या करो, प्रोग्रामिंग स्किल सीखो। प्रोग्रामिंग को सीखने का बेसिक तरीका ये है कि एक कोई भी कोर्स पकड़ लो, कोई कोर्स पकड़ लो दुनिया का जो भी आपको लगता है कि फ्री में अवेलेबल है, यूडेमी का, कहीं का भी, यूडेमी में भी फ्री पड़े हैं जावा कोर्सेज, उसको पकड़ लो, जावास्क्रिप्ट का पकड़ लो, रिकमेंडेड यही है जावा सीखो, उसको डेली बेसिस पे एक एक कोड एग्जीक्यूट करते रहो। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग एट द एंड ऑफ 1 year you will see different person in you. ओके, थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर क्यूए खुद यूनिट टेस्ट परफॉर्म कर रहा है और इंटीग्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म कर रहा है तो वो किसके अंडर आएगी फिर? और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि पोस्ट एपीआई टेस्टिंग अगर हम मैनुअली कर रहे हैं तो उसके लिए टेस्ट केसेस लिखना बेटर रहेगा या उसको हम वैसे ही करें? अच्छा यार, इसका मैं इसके आंसर को 2 हिस्सों में डिवाइड करता हूँ। जो पहला आपका आंसर था, सॉरी मैं मिस कर गया, पहला आंसर क्वेश्चन क्या था आपका? सॉरी। अगर क्यूए खुद यूनिट टेस्टिंग और इंटीग्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म कर रहा है तो वो क्या वो हाँ। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के अंडर आएगा या वो फिर बिहेवियर ड्रिवन की तरफ चला जाएगा? यार बिहेवियर ड्रिवन डेवलपमेंट इज समथिंग डिफरेंट, राइट? जो क्यूए करते हैं, मैं आपको बताता चलूँ कि जो यूनिट टेस्टिंग होती है वो प्योरली डेवलपर कर रहा होता है, मोस्टली केसेस में वही कर रहा होता है, क्योंकि उसको पता होता है उसने लॉजिक क्या इंप्लीमेंट किया है, कौन सा मॉड्यूल किसके साथ कनेक्ट कर रहा है बैक एंड पे। तो वो क्या करता है, जो भी स्टेटमेंट अपनी राइट करता है उस स्टेटमेंट के अगेंस्ट एक यूनिट टेस्ट करके देख लेता है कि वो कर रहा होता है, और अपर एंड पे वो भी इंटीग्रेशन टेस्टिंग कर रहा होता है। वो कैसे कर रहा होता है? ऐसे उसने कोड रिस्ट्रक्चर किया और कोड रिफैक्टर करने के बाद उसने कोई न्यू मॉड्यूल ऐड किया, और न्यू मॉड्यूल को ऐड करने के वो पहले मॉड्यूल के साथ चेक करता है यूनिट टेस्ट केसेस उसके पास हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, फिर एट देन वो हमारे पास बिल्ड आती है। हम उसको एज ए क्यूए कैसे चेक करते हैं? जो हमारे पास फ्रंट एंड पे चीज़ें अवेलेबल हैं, लाइक हम देखते हैं कि फ्रंट एंड पे अगर ये मॉड्यूल इस पर डिपेंडेंट है तो क्या उसकी डिपेंडेंसी को कोई इम्पैक्ट तो नहीं दे रही, कोई इम्पैक्ट तो नहीं कर रही, दोनों मॉड्यूल ठीक से काम कर रहे नहीं कर रहे। इसी तरीके से जब न्यू मॉड्यूल होता है वो अपने साथ एक न्यू कलेक्शन भी लेके आता है एपीएस की फॉर द टेस्टिंग। हम वो भी देखते हैं कि अगर हम इन एपीएस को रन करते हैं तो क्या सर्वर सही रिस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा। एंड द सेकंड पार्ट व्हिच इज रिलेटेड टू द टेस्ट केसेस, यस एपीएस के भी टेस्ट केसेस होते हैं जो कि हम एग्जीक्यूट करते हैं कि यार अगर मैं ये रिस्पॉन्स भेज रहा हूँ तो इस रिस्पॉन्स के अगेंस्ट क्या मुझे ये वाला सर्वर रिस्पॉन्ड बैक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये रिक्वेस्ट बॉडी अगर मैं इस तरह से भेजता हूँ तो क्या सर्वर इसके अगेंस्ट में ये वैलिडेशन फेंक रहा है कि नहीं फेंक रहा। फॉर एग्जांपल आप एक लॉगिन की रिक्वेस्ट करते हो और उसमें आप यूजर नेम और पासवर्ड आपने भेजना है, उसके रिस्पॉन्स में वो आपको एक्सेस टोकन भेजता है, आप क्या करते हो यूजर पासवर्ड जो वो रॉन्ग भेज देते हो, स्ट्रिंग की बजाय। आपको पता है ना जेसन फॉर्मेट है 4 से 5 तरह का होता है जिसमें आप अरे भेज सकते हो, ऑब्जेक्ट भेज सकते हो, स्ट्रिंग टाइप का डाटा भेज सकते हो, न्यूमेरिक टाइप का डाटा भेज सकते हो, बूलियन वैल्यू भेज सकते हो, नल भेज सकते हो। अब लेस से वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर रहा है पासवर्ड में, आप उसको नल भेज देते हो, अब ये उसको पासवर्ड इनवैलिड किया है। तो यूजुअली क्या करते हैं बैक एंड डेवलपर्स, वो बैक एंड पे ना वैलिडेशन नहीं लगाते, वो कहते हैं फ्रंट एंड वाला भला क्या करे, फ्रंट एंड पे अगर वो पासवर्ड ना भेजे तो उसको फ्रंट एंड पे सिंपली दिखा दे कि दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड, तो इस तरीके से उसको फील्ड भेजनी पड़ेगी। अब बैक एंड पे अगर आप नल भेजो, अगर वो कहे लॉगिन सक्सेसफुल एक्सेस टोकन दे दे तो ये इशू है। तो आपको बैक एंड के भी टेस्ट केसेस लिखने पड़ेंगे और बैक एंड पे आपने डिफरेंट पेलोड भेज के देखने पड़ेंगे क्या उनके अगेंस्ट जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो रिसोर्सेज सर्वर्स का रिस्पॉन्स आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर वो रिस्पॉन्स आ रहा है तो इट मीन्स कि एपीआई ठीक काम कर रही है और आप उसको बोल सकते हो कि हाँ यार ये काम ठीक है। एल्स आप उसको बोलोगे यार ये चेंजेस करो, मैंने अपनी एपीआई रन की, जो टेस्ट केसेस रन किए हैं उसमें ये इशूज आ रहे हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द कंपनीज क्या करती हैं, उसमें जितने भी क्यूएस है ना वो यूआई को ही टेस्ट कर रहे होते हैं, विच इज़ सैडली बैड थिंग।
APIs भी इसी तरीके से टेस्ट होनी चाहिए विद द टेस्ट केसेस। सर मोस्टली कंपनीज में आप अगर जॉब रिक्वायरमेंट्स पढ़ते हो ना तो वो उसमें ऑटोमेशन रिक्वायर्ड होती है, लेकिन जब हम कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं तो वो ऑटोमेशन नहीं करवा रहे होते, वो मैनुअली आपको करवा रहे होते हैं। अगर आप फोर्स भी करो उनको तो वो नहीं मानते, वो मैनुअली ही करवा रहे होते हैं। अच्छा यार, अभी मैं एक चीज़, सॉरी मैं इंटरप्शन के लिए, अभी इधर 49% मैं देख सकता हूँ कि पार्टिसिपेंट हमारे पास अवेलेबल है। इन 49 के 49% को कहूँगा कि जो ज़िंदगी में तुम्हें जॉब डिस्क्रिप्शन मिलती है ना लिंक्डइन के ऊपर, दोज आर दी बिगर लायर्स। उस तरह का कुछ भी नहीं होता। समटाइम 5 years ऑफ एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है और काम उन्होंने बेसिक लेवल का करवाना होता है। तो जब आपको लगते है ना कि आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स की भी आपकी मीट कर रही हैं और आपको रिक्रूटर को जज कर लेने देना चाहिए कि आपको उन्हें हायर करना है कि नहीं, लेकिन यू शुड अप्लाई फॉर दैट। ये जो होता है ना, वो 5 years ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए, इसमें ये भी चाहिए, और अगर पॉसिबल हो तो एक सर्जरी करके दिखा दें रन टाइम पे API की, तो ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा। कुछ भी नहीं होता। आप इंटरव्यू देने जाते हो, आपको लगता है यार ऐसा कुछ था ही नहीं। सो इंटरव्यूज की जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उनको ना देखो, अगर आपको लगता है कि आपके बेसिक क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है तो देन जस्ट गो फॉर दैट एंड रेस्ट जस्ट लीव फॉर द रिक्रूटर्स। यस, बट क्वेश्चंस वो इस तरह के करते हैं, हाई लेवल के करते हैं, 5 to 6 years एक्सपीरियंस के, तो फिर उसमें भी तो इशू आ जाता है। हाँ यार देखो, मैं बता रहा हूँ मोस्ट ऑफ द कंपनीज में क्योंकि अनफॉर्चुनेटली कंपनी का पार्ट मैं भी रह चुका हूँ, हमें फ्रेशर चाहिए था, उन्होंने 5 years ऑफ एक्सपीरियंस लिख दिया था। देखना ये चाह रहे थे कि इनको हर चीज़ का बस कंसेप्ट पता है कि नहीं पता। अब 1 year का जिसका 1 year ऑफ एक्सपीरियंस है वो तो अप्लाई नहीं ना कर रहा, वही सोच के अप्लाई नहीं कर रहा कि मैं अप्लाई करूंगा तो मतलब कि पता नहीं क्या पूछ लेंगे। तो मैं कह रहा हूँ मोस्ट ऑफ द केसेस में। अब दूसरा केस आपने बताया कि यार मुझे मुश्किल क्वेश्चन पूछ लेते हैं। यार मैं आपको एक बात बोलूँ, कुछ लोग अपने कंसेप्ट उधर बैठ के सीख रहे होते हैं, सीधे कर रहे होते हैं, वो पूछते हैं क्वेश्चन के, अच्छा यार इसका आंसर देखता हूँ ये क्या कहता है, फिर मुझे भी पता चलेगा ये कंसेप्ट है क्या। तो भाई बात सिर्फ इतनी सी है, जो अच्छी कंपनीज है ना, जो डिस्क्रिप्शन उन्होंने बताई होती है वो उससे रिलेटेड ही चीज़ें पूछते हैं। एंड फ्रेंकली स्पीकिंग, कभी अगर इन फ्यूचर कभी चांस मिला तो QA के मैं क्वेश्चंस भी शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। वो क्वेश्चन आ जाके बार बार वही पूछे जाते हैं QAs के, कि यार ये क्या होता है, ये क्या होता है। लिटरली हर एक, चाहे वो मल्टीनेशनल कंपनी है, छोटी कंपनी है, वही क्वेश्चन पूछती है QA से। APIs के स्पेसिफिक क्वेश्चन वही होते हैं, डेटाबेस के वही क्वेश्चन होते हैं, प्रोग्रामिंग के वही क्वेश्चन होते हैं। जब आप सारा कुछ क्लियर करके जाते हो तो आगे से मैनुअल की जॉब निकलती है। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, अगर आप रिमोट जॉब के लिए भी अप्लाई करो ना तो वो तगड़ा किस्म का लेते हैं ऑटोमेशन का इंटरव्यू, लेकिन एट द एंड वो आपको मैनुअल काम पकड़ा देते हैं। सर आप फिर एक क्वेश्चन शेयर कर दीजिएगा अगर आपको टाइम मिले तो। यस जी पूछें यार। I am not committing at the moment anything. I'll let you know through SQL Circle because they have their own timeline and plans. Yes, please. Sir, one last question. जी अभी ये ना इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन होगा, तो अब्दुर्रहमान आई थिंक आप करना चाह रहे हैं तो आप कर लें। ओके, थैंक यू सर। एज अ बिगनर हमें अगर आप रिकमेंड करें पाइथन, जावास्क्रिप्ट या जावा, कौन सी लैंग्वेज एज अ बिगनर आप रिकमेंड करेंगे ऑटोमेशन के लिए? यार देखो, फ्रेंकली स्पीकिंग मैंने जितनी भी रिमोट जॉब देखी हैं अभी आज तक, जितनी भी मैंने पाकिस्तान के अंदर भी देखी है ना, तो दे प्रेफर जावा विद सेलेनियम ये UI के लिए, और ऑटोमेशन के लिए दे प्रेफर रेस्ट एश्योर। अब वो रेस्ट एश्योर भी जो है वो जावा के ऊपर ही रिटर्न है, फ्रेमवर्क है फॉर द API ऑटोमेशन, और सेलेनियम ऑब्वियसली UI ऑटोमेशन के लिए। अब बात की जाए जावा, पाइथन या जावा स्क्रिप्ट, तो यार देखो जावा स्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, पाइथन भी एक हाई लेवल लैंग्वेज है, आपको काफ़ी चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं है, बस इंडिकेशन सही रखो, इंडिकेशन सही है तो आपका कोड चल जाएगा। जावा स्क्रिप्ट में भी आपको इतनी सिंटैक्स की टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सेमीकोलन नहीं भी लगाओ तो कोड चलेगा। सेम गोज फॉर पाइथन। आई वुड प्रेफर जावा। जावा में जब आप गलतियां करोगे तो आप एरर्स पढ़ोगे, एरर्स के बारे में जब सीखोगे तो आप डिफरेंट चीज़ें सीखोगे। जब आप मल्टीपल चीज़ें सीख रहे होगे तो आपके कंसेप्ट, आपका विजन क्लियर हो रहा होगा अबाउट प्रोग्रामिंग। और अगेन और प्रोडक्ट यही है, जावा सीखो, उससे आपकी ज़िंदगी काफ़ी आसान हो जाएगी, इधर भी और बाहर भी अगर कहीं अप्लाई करते हो तो। सर लास्ट क्वेश्चन था। Okay, last question कर लें please. Sir, what is the difference between authorization and authentication in API? हाँ यार, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हम लोग यूजली जो चीज कर रहे होते हैं ना चेक API की, ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन बेसिकली हम लोग टेस्टिंग टर्मिनोलॉजीज में यूज़ कर रहे होते हैं, राइट, कि चीज़ों को हमें चीज़ें के ऑथेंटिकेट है कि नहीं है। जिस तरह से ऑथराइजेशन हम चीज़ चेक कर रहे होते हैं बेसिकली कि जो भी ये API है उसको अगर हम यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं देते
तो डिफरेंट हमारे पास ऑथ मैटर भी मौजूद होते हैं, लाइक बेसिक नेम के नाम से नो ऑथ और टोकन, तो डिफरेंट तरह के हम लोग बेसिक ऑथराइजेशन यूज़ कर रहे होते हैं और उसको हम देख रहे होते हैं। ऑथेंटिकेशन भी इसी से मिलती जुलती है कि हम देखते हैं कि आपके पास जो रिक्वेस्ट आ रही है वो ऑथेंटिक पर्सन से आ रही है कि नहीं आ रही। आल्दो आप अपने पास टोकन एक्सेस टोकन जो एग्जैक्ट भेज रहे हो, और लेकिन इट डज नॉट मैटर कि आपके पास टोकन वैलिड जा रहा है, लेकिन वो प्रिविलेजेस भी देखते हैं कि इस पर्सन के पास ये प्रिविलेजेस भी हैं या नहीं ये एक्शन परफॉर्म करने के लिए, तो उधर उसकी ऑथेंटिकेशन चेक की जाती है कि ये ऑथेंटिकेट रिक्वेस्ट है भी या नहीं। फॉर एग्जांपल एक पर्सन है वो ऑथराइज्ड है, उसने सिस्टम के अंदर लॉगिन कर लिया, वो प्रिविलेजेस उसके पास नहीं है कि वो यूजर को क्रिएट करे, वो क्रिएट करने की उसको समहाउ वो मॉड्यूल एक्सपोज्ड है, वो रिक्वेस्ट को क्रिएट करता है तो वो कहेगा ये ऑथेंटिक रिक्वेस्ट नहीं है, या आप इसके लिए ऑथेंटिक पर्सन नहीं है टू क्रिएट दैट थिंग। सो ऑथेंटिकेशन इस तरीके से चेक हो रही है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ऑथराइजेशन ही पूछ रहे होते हैं, ऑथेंटिकेशन नहीं पूछते। ओके, थैंक यू। ओके, तमाम पार्टिसिपेंट्स का शुक्रिया जिन्होंने आज टाइम निकाल के सेशन को लिया, और स्पेशली हसन कयूम आपका बहुत शुक्रिया, और आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और वैल्यूएबल इंसाइट्स हमारे पार्टिसिपेंट्स के साथ शेयर किए। उम्मीद करते हैं नेक्स्ट सेशन भी हम आपके साथ करते रहेंगे और आपको इनवाइट करते रहेंगे, बल्कि तंग करेंगे आपको इंशाल्लाह। और इसी के साथ ही आज का जो है सेशन वो ख़त्म करते हैं। और बाकी जो है मैं थैंक यू सो मच आपका सेशन कंडक्ट करने के लिए, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके बाद अगर आप जे मीटर का भी सेशन अगर इसी तरह से कंडक्ट कर लें तो इट विल बी ग्रेट। या बहुत सारी चीज़ें जो हैं पाइपलाइन में हैं, इंशाल्लाह हम वन बाय वन एग्जीक्यूशन की तरफ जाएंगे उनकी। फॉर नाउ लेट्स एंड दिस सेशन हियर, सो थैंक यू सो मच। थैंक यू गाइस, अल्लाह हाफिज़।